हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम अपने टीजीटी सीडीपी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए यूनिट 4 करेंगे, जो कि हमारी है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। देखिए, ये जो हम मैराथन क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो ये ना सिर्फ हमारे टीजीटी के लिए बल्कि आने वाले जो सीटेट एग्ज़ाम है, केवीएस का एग्ज़ाम है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, सेम सीडीपी सब में पुटअप की जाती है। तो ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमारा इसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सबसे पहले लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है। तो सभी को पता है भाई, लीडरशिप क्या है। ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, पीपल टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब एक ये हम ये बोल सकते हैं कि जो नेतृत्व होता है वो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में लोगों का समन्वय और उनके सहयोग करने के लिए सहमत करने की एक गतिविधि है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप एक एक्टिविटी है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को टू कोऑपरेट टूवर्ड्स सम गोल एंड दे कम टू फाइंड डिज़ायरेबल। ठीक है, मतलब नेतृत्व में हम किसी ऐसे लक्ष्य के लिए सहयोग करने के लिए प्रभावित करने की गतिविधि के रूप में परिभाषित हम इसको कर सकते हैं जो वांछनीय लगता है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हमने स्टडी की है, यहाँ पे देख सकते हो। इज़ द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल टू कोऑपरेट टूवर्ड सम गोल। मतलब इन्फ्लुएंस करें हम लोगों को ताकि वो एक गोल को अचीव करने में सारे साथ मिलके एक साथ आए और लीडर को साथ दे, डेट दे कम टू फाइंड डिज़ायरेबल। अब देखिए, जो एक लीडर होता है, ये तो हमने डेफिनेशन स्टडी की। एक लीडर जो होता है भाई, जस्ट वेट, उसके कुछ मेरिट होते हैं। ठीक है, तो एक मिनट भाई, पेन। मेरिट हम स्टडी करेंगे, लीडर की नेतृत्व के गुण क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले फॉलोअर्स मतलब अनुयायी। जो एक सक्सेस है वो लीडरशिप की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स पे। अगर एक लीडर को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब सक्सेस ज़्यादा है। अगर उसको कोई फॉलोअर है नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ फॉलोअर, तो लीडरशिप क्या हो जाती है, जीरो। मतलब किसी लीडर के, किसी नेता के, अगर जैसे हम एग्जांपल लें हमारे प्राइम मिनिस्टर का, उनको क्या है, उनको फॉलो करने वाले ज़्यादा हैं, तभी तो लार्ज फॉलोअर उनके हैं, इसीलिए तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल लीडर है और आज तक वो गवर्नमेंट में है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा लीडर है उसके फॉलोअर्स है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ फॉलोअर, तो उसकी जो लीडरशिप क्या हो जाएगी, वहाँ पे जीरो हो जाती है। नेक्स्ट क्या होते हैं मेरिट ऑफ लीडर, ए पर्सनल क्वालिटी मतलब एक व्यक्तिगत गुणवत्ता। लीडरशिप इज़ द पर्सनल क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर एंड बिहेवियर। जो लीडरशिप होती है वो एक पर्सनल क्वालिटी होती है, एक व्यक्तित्व गुण होता है, किसका, कैरेक्टर का और बिहेवियर का। इन्फ्लुएंस मैन टू फॉलो इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। देखिए, पर्सनल क्वालिटी क्या है, इस तरह से उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो पर्टिकुलर लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है कि लोग उसकी इंस्ट्रक्शन को, जो डायरेक्शन वो देता है, उसको फॉलो करें। अब देखिए, जिसके अंदर ये क्वालिटी होगी कि वो दूसरे लोगों को जो उसने इंस्ट्रक्शन दी, डायरेक्शन दी, उसको फॉलो करने पे इन्फ्लुएंस कर पा रहा है और उसके कहते ही वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है भाई, उसकी एक बेस्ट क्वालिटी है और ये उसकी पर्सनल क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्या है, एक कॉमन गोल, मतलब एक सामान्य लक्ष्य। लीडरशिप जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, लीडरशिप इट क्लस्टर अराउंड द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। मतलब हम नेतृत्व में कुछ सामान्य लक्ष्यों की उपलब्धि करते हैं, मतलब उसके आसपास ही लीडरशिप घूमती है। मीन्स जितनी भी एक्टिविटी होंगी एक लीडर की, मस्ट बी ओरिएंटेड टू अचीव दीज गोल्स। मतलब कुछ कॉमन गोल्स होंगे और उस कॉमन गोल्स को पाने के लिए उस लीडर की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी सारी एक्टिविटी उस कॉमन गोल के चारों ओर घूमती रहती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी नेता होते हैं
और जो अनुयायी उस नेता को फॉलो करते हैं उनके सामने कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होने चाहिए जिनको वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब है एक्टिव रिलेशन। एक्टिव रिलेशन मतलब सक्रिय संबंध। ये क्या कह रहे हैं कि जो एक लीडर होता है और जो फॉलोअर्स होते हैं उनके बीच में ना एक एक्टिव रिलेशन होना चाहिए अगर इफ़ेक्टिव लीडरशिप को चलाना है तो। मतलब क्या कह रहे हैं, देखिए अगर एक लीडर है और उसके जो फॉलोअर्स हैं अगर उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, किसी भी काम को लेके कोई एक्टिव रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, तो क्या लीडरशिप चल सकती है? वहाँ पे लीडरशिप नहीं चलेगी अगर उनके बीच में पैसिव रिलेशन है तो। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो लीडर होता है और जो फॉलोअर्स होते हैं उनके बीच में एक्टिव रिलेशन होना चाहिए। और एक्टिव रिलेशन कब बनेगा? वही जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि गोल होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए दोनों एक्टिवली वर्क करेंगे तो तभी वो लीडरशिप इफेक्टिव कहलाएगी। नेता को स्वयं कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी नेता होता है पहले उसी को काम की शुरुआत करनी होती है तो ही लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वह चाहता है कि फॉलोअर्स उसको फॉलो करें। नेक्स्ट क्या है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए लीडर की। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब एक व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इफ़ेक्टिव लीडर जो भी होता है वो क्या करता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच को अडॉप्ट करता है। ठीक है। और क्या है कि कोई भी लीडर है ना वो स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही होगा। मतलब इस तरह की रिजिडिटी उसकी लीडरशिप को जीरो कर देती है। तो एक लीडर जो होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके काम में होनी चाहिए। समय के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। और वो किस तरह के मेथड को फॉलो करे डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ लीडरशिप। मतलब वो सिर्फ अपने अपने व्यू ना रखे, जो फॉलोअर्स उसको फॉलो कर रहे हैं उनके व्यू को भी तवज्जो दे वो। ठीक है, तभी उसकी जो लीडरशिप है वो इफ़ेक्टिव होगी। इट इज़ ए प्रोसेस। मतलब जो लीडरशिप है ना वह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसे है कि लीडरशिप कॉन्टिन्यू प्रोसेस में रहती है। कैसे? क्योंकि एक लीडर होगा वो लोगों को डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, प्रेजेंट करता रहेगा एग्जाम्पल दूसरे लोगों के जो आइडियल पर्सन थे, ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए एंड टू मेक देयर बेस्ट एफर्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जब वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, लोग उसको फॉलो करेंगे, तभी उन्होंने जो अपने एक बोला था ना, अपने कॉमन गोल होता है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए, उन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो क्या करेंगे, दोनों मिलके एक्टिव रिलेशन के साथ उनका एफर्ट्स होगा और वो क्या करेंगे भाई, सक्सेस उस चीज़ में हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूव करते हैं कि ट्रेट क्या होती हैं। मतलब ट्रेट का मतलब है प्रभावी नेताओं के सील गुण क्या होते हैं, ट्रेट ऑफ इफ़ेक्टिव लीडर। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेट है भाई वो है निर्भरता, या हम इसको ड्राइव बोल देते हैं, इंटीग्रिटी, डिपेंडेबिलिटी और ड्राइव। अब देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये इंक्लूड करता है एंड्योरेंस और एंथुसियाज्म। मतलब इस विशेषता में धीरज और उत्साह शामिल होना चाहिए एक नेता के अंदर। ये कहता है इट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज विलिंग एंड एबल टू एक्सर्ट एनर्जी टू अचीव अ गोल एंड कैन बी डिपेंड अपॉन टू डू सो। इसका अर्थ यह है कि मतलब जो व्यक्ति है, जो नेता है, उसको एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो और ऐसा करने के लिए उस पर निर्भर हो सकता है। मतलब एक नेता के अंदर ऐसी विलिंग पावर होनी चाहिए कि ताकि वो अपनी एनर्जी को वो कर सके, एक्सर्ट कर सके अचीव करने के लिए अपने गोल को। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। देखिए, कोई भी पर्सन जो एक लीडर होता है means someone with a noticeable bearing or presence who has the ability to influence other and pursue goal will be a good leader। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उसके अंदर एबिलिटी है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, और अपने गोल को प्राप्त करने में सक्षम है, तो वो एक गुड लीडर है। ठीक है, ऐसे पर्सन को, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, दे नीड टू हैव द स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड टू बी डिसिसिव ट्रेट एसोसिएटेड विद सेल्फ कॉन्फिडेंट। मतलब इस तरह के व्यक्ति को दृढ़ विश्वास होना चाहिए और एक निर्णायक होने की आवश्यकता उस आदमी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते हैं, जो एक डिसीजन लेने की पावर होती है, वो किसके अंदर होती है, जो पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस अदर। मतलब वो लीडर
ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा हो। ये कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स द डिज़ायर इज़ फ्रीक्वेंटली सीन एज विलिंगनेस टू एक्सेप्ट अथॉरिटी, एंड इन अदर वर्ड वी कैन से द पर्सन इज़ हैप्पी टू बी इन अथॉरिटी एंड डज नॉट श्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब भरोसेमंद रिश्ते बनाने और दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्राधिकार का उपयोग वो लीडर कर सके, ठीक है। उसके पास अत्यधिक प्रतिभा होनी चाहिए, और प्रतिभा एक शक्तिशाली व्यक्तित्व गुण होता है जिससे कुछ अन्य लोगों को हम इजीली आकर्षित कर सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिभा एक ग्रेट क्रिज्मा, हम इंग्लिश में बोले प्रतिभा को, तो ग्रेट क्रिज्मा एक लीडर के अंदर होना चाहिए। जो क्रिज्मा है वो एक पावरफुल पर्सनल क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर, जिससे वो दूसरे पीपल को अट्रैक्ट कर सकता है और उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है भाई एथिकल एंड मोरल कैरेक्टर। ये क्या कहता है कि एक जो नेता होता है ना, उसका जो चरित्र है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो नैतिक और सदाचारी होनी चाहिए। टू बी एन इफेक्टिव लीडर, एक जो पर्सन है वन मस्ट बी ऑनेस्ट एंड हैव ए गुड मोरल कैरेक्टर। मतलब वो व्यक्ति ईमानदार हो और उसका जो चरित्र है ना भाई वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। दिस रिलेट्स टू द एबिलिटी टू फॉलो एंड इंटरप्रेट द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यह संगठन के लक्ष्य और मिशन का पालन करने वाला हो और उसके अंदर व्याख्या करने की क्षमता भी हो, मतलब इंटेलिजेंस उसके अंदर हो, ताकि अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए अपने फॉलोअर्स के साथ, और वो उस चीज़ को जो भी टॉपिक है सिंथेसाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करके इन्फॉर्मेशन को अच्छे से लोगों को दे पाए, तभी वो सक्सेसफुल होगा, और एक इंटेलिजेंस पर्सन ही ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट अभी रेलेवेंट नॉलेज, मतलब प्रासंगिक जानकारी। अब नॉलेज अगर एक नेता के पास नहीं होगी तो क्या उसकी लीडरशिप इफेक्टिव होगी? मीन्स गोइंग बियॉन्ड इंटेलिजेंस, एन इफेक्टिव लीडर मस्ट ऑल्सो हैव रेलेवेंट नॉलेज। देखो बुद्धिमत्ता तो उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अलावा उसको मतलब एक रेलेवेंट, एक प्रासंगिक ज्ञान जो जरूरी होता है एक नेता के लिए, वो उसके अंदर होना चाहिए। उसको टेक्निकल, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तीनों ही होनी चाहिए। एंड द पर्सन मस्ट हैव द एबिलिटी टू कॉन्सेप्चुअलाइज। व्यक्ति में अवधारणा बनाने की क्षमता होगी तभी वो एक ग्रेट लीडर, बेस्ट लीडर कहलाएगा, ठीक है। अब हम कुछ लेवल होते हैं भाई लीडरशिप के, उसको स्टडी कर लेते हैं। नेतृत्व के स्तर। देखिए लीडरशिप के बारे में हमें हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो नेतृत्व है अकॉर्डिंग टू जॉन मैक्सवेल, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जॉन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये जो हमने सेट किए हैं ना भाई लेवल, ये जॉन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो एक बार इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा पोजीशन। ए जस्ट वेट स्टूडेंट, ये देखिए भाई लेवल है लीडरशिप के। देखिए आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो 5 लेवल होते हैं आप ये देख लीजिए। सबसे पहले पोजीशन होती है, फिर परमिशन, प्रोडक्शन, और 2 और होते हैं भाई, एक बार वो नोट डाउन कर लीजिए, रह गई हैं। वो है, एक तो है भाई पीपल डेवलपमेंट, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पिनेकल। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप, मतलब एक नेतृत्व की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। देखिए आगे जो भी मैटर आएगा मोस्ट ऑफ इंग्लिश में रहेगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको हिंदी में आप सबको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप फर्स्ट है भाई, जस्ट वेट, लीडर मस्ट हैव फॉलोअर्स। मतलब एक आइडियल लीडर किसको माना जाता है? अगर उस नेता के अनुयायी होते हैं, उसको फॉलो करने वाले होते हैं, तो ये उसकी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है। इट इज़ वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। आप ऊपर पढ़ा था हमने, एक्टिव रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, एक लीडर के बीच में और एक फॉलोअर के बीच में। पर्पज़ इज़ टू अचीव सम कॉमन गोल और गोल्स, मतलब दोनों ही लीडर और उसका फॉलोअर
मिलके जब काम करते हैं, एक्टिवली जब वो काम करते हैं तो वो किसको अचीव करते हैं, कॉमन गोल को। ए लीडर इन्फ्लुएंसेस फॉलोअर विलिंगली नॉट बाय फोर्स, मतलब एक जो लीडर होता है वो अपने अनुयायियों को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, विलिंगली, मतलब उसके अंदर एबिलिटी होगी। फोर्सफुली वो उनको ये नहीं करेगा कि भाई मैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, वो अपनी इच्छा से कुछ ऐसा काम वो करेगा जिससे उसके जो अनुयायी हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे। लीडरशिप इज एक्सरसाइज इन ए गिवन सिचुएशन, मतलब सबसे ज़्यादा लीडरशिप का पता है एक गिवन कुछ ऐसी सिचुएशन जो होती है उसके अंदर पता चलता है। और लीडरशिप क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे लीडरशिप के। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा स्टूडेंट लीडरशिप के स्टाइल। ठीक है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप, हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं सॉरी भाई, नेतृत्व की शैलियाँ। क्या बोल सकते हैं हिंदी में, नेतृत्व की शैलियाँ, ये हमारी हिंदी रहेगी लीडरशिप स्टाइल की। तो यहाँ तो देखिए 4 ही दिखाए गए हैं, ऑथोरिटेरियन, डेलीगेटिव और पार्टिसिपेटिव। 1-2 एक्स्ट्रा और मैं आपको बता दूँगी जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पढ़ते हैं। निरंकुश नेतृत्व हम इसको बोल सकते हैं, निरंकुश नेतृत्व किसको भाई, ऑटोक्रेटिक को। तो ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो लीडर होता है दैट पर्टिकुलर लीडर मेक डिसीजन विदाउट इनपुट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम, मतलब एक निरंकुश वातावरण में हम ये कह सकते हैं जो नेता होता है टीम के सदस्यों से तो वो कोई डिस्कस करता ही नहीं और उनके डिस्कस के बिना ही वो क्या ले लेता है, कोई भी निर्णय ले लेता है। तो ये जो निर्णय होता है ना, ये हाईली ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल है जो क्या करता है, डीमोरलाइज कर देता है एम्प्लॉय को रॉन्ग सिचुएशन के अंदर। जब उनसे कोई सलाह ही नहीं ली जाएगी तो भाई जो एम्प्लॉय होंगे तो डीमोरलाइज ही हो जाएंगे। ठीक है, जो ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं दे मेक डिसीजन क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली, मतलब वो एकदम से और आत्मविश्वास के साथ तभी निर्णय ले लेते हैं जो उनको एक्सीलेंट बनाता है, स्पेशली किस सिचुएशन में, क्राइसिस की सिचुएशन में। ठीक है, क्राइसिस सिचुएशन में। तो यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, लीडर मेक डिसीजन विदाउट रेफरेंस टू एनीवन एल्स, किसी से वो रेफरेंस नहीं लेता, अपने आप डिसीजन लेता है। हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द लीडर, इसमें सारी जो किसी भी चीज़ को लेके डिपेंडेबिलिटी होती है वो लीडर की होती है। कैन क्रिएट डीमोटिवेशन एंड एलियनेशन ऑफ स्टाफ, देखिए जब स्टाफ से कुछ पूछा नहीं गया, एम्प्लॉय से कुछ नहीं पूछा गया तो उनको एक तरीके से बहिष्कार कर दिया गया, उनका एलिनेशन कर दिया गया। ठीक है, एलियन मान लिया गया उनको। ठीक है, मे बी वैल्यूएबल इन सम टाइप ऑफ बिजनेस, देखिए इस तरह की जो लीडरशिप स्टाइल है ना वो कई तरह के बिजनेस में तो सक्सेसफुल है, जहाँ पे जो डिसीजन है एकदम से क्विकली और डिसिजिवली लेना पड़ता है। तो ये था भाई हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल, जिसमें जो भी लीडर होता है, जो बॉस होता है, वो बिना किसी की सलाह के एकदम से डिसीजन लेता है, जिससे कई बार जो एम्प्लॉय होते हैं वो डीमोरलाइज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रहेगा बच्चे हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक को हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हम भाई लोकतांत्रिक बोलते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक इसको हम बोलेंगे। तो जो ये स्टाइल है लीडरशिप का, इसमें जो फाइनल डिसीजन है ना वो कब लिया जाता है, सारी टीम के मेंबर्स का ओपिनियन लिया जाता है। देखो ऑटोक्रेटिक में सिर्फ बॉस ने डिसीजन लिया, लेकिन डेमोक्रेटिक में डिसीजन तब लिया जाएगा जब जितने भी टीम के मेंबर हैं सब एक साथ डिस्कस कर ले और एक कॉमन ओपिनियन पे पहुंच जाएं। ठीक है, दे ओपन अप मोस्ट डिसीजन फॉर डिबेट एंड विच हेल्प द एम्प्लॉय टू फील वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड। क्लियर है? इसमें क्या होता है, एनकरेज डिसीजन मेकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लीडरशिप में भी एम्फेसाइज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कंसल्टेटिव है, मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन बिफोर डिसीजन आर टेकन। कंसल्टेटिव क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें सबसे कंसल्ट किया जा रहा है डिसीजन लेने से पहले। परसुएसिव कैसे है, लीडर टेक डिसीजन एंड सीक टू परसुएड अदर दैट दिस डिसीजन इज करेक्ट। देखिए डिसीजन तो लीडर को ही लेना है, लेकिन वो डिसीजन उसको परसुएसिव के मतलब कि वो पहले दूसरों से ना ये पूछता है क्या डिसीजन जो मैंने लिया है क्या वो परसुएड है, क्या मतलब वो सही है, क्या लोग इससे
परसुएड हो पाएंगे, इन्फ्लुएंस हो पाएंगे। तो इस तरीके से टीम मेंबर से यहाँ पे डिसीजन के बारे में कि वो सही है या गलत है, ये सब बातें पूछी जाती हैं। तो ये था हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट रहेगा भाई हमारा लेसिस फेयर। लेसिस फेयर एक लीडरशिप का स्टाइल है जिसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेट इट बी, छोड़ो इसे। द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है, यहाँ पे लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ही शेयर कर रहे हैं, सारे लीडर होते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे कैन बी वेरी यूज़फुल इन बिजनेस वेयर क्रिएटिव आइडियाज़ आर इम्पोर्टेंट। तो ये किस तरह के बिजनेस में इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज़ की नीड है, कि मतलब हर किसी को आपने अथॉरिटी दे दी कि यू कैन गिव आइडिया ऑन दिस टॉपिक। मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी ये सक्सेस हो सकता है कि जहाँ स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं या बहुत सारे टीचर हैं या एक जो प्रिंसिपल है वो लीडर है, वो सबको बोलता है किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके कि कैसे हम इस चीज़ को ईजी बना सकते हैं, या टीचर सब अपने आइडियाज़ देंगे। तो इस तरह का लेसिस फेयर स्टाइल कभी कभी काम कर जाता है। कैन बी हाईली मोटिवेशनल। मोटिवेशनल क्यों है? क्योंकि एज पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर वर्किंग लाइफ, डिसीजन लोगों से भी लिया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ से भी लिया जा रहा है। कैन मेक कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग टाइम कंज्यूमिंग एंड लैकिंग इन ओवरऑल डायरेक्शन। अब देखिए, हर किसी से अगर हम आइडियाज़ लेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग तो ये होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, एक लैक रहेगी ओवरऑल डायरेक्शन में, क्योंकि हर किसी के व्यूज़ को, आइडियाज़ को सुना जा रहा है। लेकिन इसमें फोकस किस पे होता है? रिलाइज ऑन गुड टीम वर्क, कि सब लोग मिलके यहाँ पे काम करते हैं। रिलाइज ऑन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। अब देखिए, इंटरपर्सनल रिलेशन यहाँ पे अच्छे कैसे हैं? जस्ट वेट स्टूडेंट। देखिए भाई, रिलाइज ऑन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। अब हर किसी से व्यू लिए जा रहे हैं, आइडियाज़ लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक रिलेशनशिप रहता है लीडर के और एम्प्लॉयज़ के बीच का, भाई वो रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये था हमारा लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी कुछ थ्योरी है भाई लीडरशिप की, जिसमें से फर्स्ट रहेगी ट्रेड थ्योरी और ग्रेट मैन थ्योरी। ये थ्योरी क्या बताती है कि लीडर के अंदर ना, जब वो पैदा होता है तो कुछ इनबोर्न ट्रेड्स उसके अंदर होती हैं। दैट पर्टिकुलर लीडर हैव सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डेट आर क्रूशियल फॉर इंस्पायरिंग द अदर टूवर्ड ए कॉमन गोल। मतलब ये कहती है थ्योरी कि जब जो लीडर है इनबोर्न होता है, पैदा होता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है और अपने कॉमन गोल को, जो गोल उसने डिसाइड किया, वो अचीव कर सकता है। ठीक है, अब वो गुड कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हो सकते हैं? उसकी गुड पर्सनैलिटी हो सकती है, टायरलेसनेस मतलब थकाव उसके अंदर ना हो, रीड अदर माइंड दूसरों के माइंड को पढ़ने में वो सक्षम हो, एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजन क्विकली वो डिसीजन ले पाए, करेज हो, परसुएशन उसके अंदर हो, इंटेलिजेंस हो, रियलाइबिलिटी हो, इमेजिनेशन हो। तो अगर ये सारी थ्योरी उसके अंदर है ना, तो ये कहते हैं कि ऐसी थ्योरी को बोला इन्होंने ग्रेट मैन थ्योरी या ट्रेड थ्योरी। तो ये कहते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ये सारे गुण हैं और ये सारे गुण ही उसको इनबोर्न मिले हैं, मतलब पैदाइशी ही उसको ये गुण मिले हैं, तो वो अपने आप ही एक अच्छा लीडर कहलाएगा। फिर है हमारी बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी से। ये जो थ्योरी है ये डिस्क्राइब करती है एक रिलेशनशिप लीडर और फॉलोअर्स के बीच का, कि मतलब ट्रांजैक्शनल अगर थ्योरी है तो उसमें किस तरह का रिलेशनशिप है लीडर और फॉलोअर्स के बीच का, और ट्रांसफॉर्मेशन में कैसा है। कुछ कॉन्सेप्ट है सच एज एम्पावरमेंट, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड सोशल लर्निंग आर प्रेजेंट। सभी को पता है ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। दिस रेफर टू द प्रोसेस वेयर बाय द लीडर अटेंड्स टू द नीड एंड मोटिवेट
of followers so that interaction raise to high level of motivation and morality। अब ये कह रहे हैं कि जो लीडर है वो क्या करता है, अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग या फिर कॉमन गोल के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करता है, उनसे इंटरेक्शन करता है, हाई लेवल का कम्युनिकेशन उनका होता है। तो जब वो ऐसे करता है ना तो अपने आप ही उनके एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाते हैं और वो उस कॉमन गोल को अचीव करने में सक्सेस होते हैं। ठीक है, मतलब वो ट्रांसफॉर्म करने की पावर उनके अंदर होती है। तो ये कहती है हमारी ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी है नेक्स्ट। ये सिचुएशनल थ्योरी क्या कहती है, This theory believe that leadership effectiveness depend on the relationship among the leader, task at hand, their interpersonal skill and the favorableness the work situation। ये कहते हैं कि जो लीडरशिप है ना वो इफ़ेक्टिव सिचुएशन के हिसाब से रहता है कि जो लीडर है जब उसके पास कोई काम आया तो उसके पास उस काम को करने के लिए स्किल कितनी है, क्या वो उस सिचुएशन क्या वो जो सिचुएशन है उस टाइम की क्या वो उस लीडर के फेवर में है, क्या वो लीडर उस टाइम पे वो काम कर पाएगा। तो दिस थ्योरी कंसिडर द चैलेंज ऑफ सिचुएशन एंड एनकरेज एन अडप्टिव लीडरशिप स्टाइल टू कॉम्प्लीमेंट द इशू बीइंग फेस। तो ये जो थ्योरी है ये सिचुएशन की बात करती है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा लीडर है सक्सेस रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर लीडर की सिचुएशन पे। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ऊपर भी हमने पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। लीडर एज्यूम कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन एंड एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप। ऑटोक्रेटिक हमने बताया था निरंकुश जो नेतृत्व होता है, इसमें जो लीडर है वो यही सोचता है कि हर चीज़ पे डिसीजन उसका हो, कंट्रोल उसका हो हर तरह की ग्रुप की एक्टिविटी पे। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे इस तरह के लीडर के, फर्म पर्सनैलिटी होगी, इंस्टीटेंट होगा, सेल्फ एश्योर्ड होगा, हाईली डायरेक्टिव होगा और डोमिनेटिंग होगा, मतलब सबसे ऊपर वही होगा। शो नो रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉय है उनके क्या व्यूज़ हैं, उनके क्या थॉट है, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। set a rigid standard and method of performance and expects the subordinate to obey the rule and follow the same। अपनी तरफ से वो कुछ स्टैंडर्ड है वो फिक्स कर देता है किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं उनको सिर्फ ये बोलता है कि आपको इस रूल को फॉलो करना है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, और खुद ही सारे डिसीजन लेता है। मिनिमल ग्रुप पार्टिसिपेशन और नन फ्रॉम द वर्कर, मतलब जो पार्टिसिपेशन होता है टीम बिल्डर्स का, टीम वर्कर्स का, उनका कोई पार्टिसिपेशन होता ही नहीं, ना के बराबर होता है। उनको जस्ट अपने बॉस को फॉलो करना पड़ता है। अब देखिए इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज कैसे हैं, ये इस तरह का कि जो एकदम से खुद ही डिसीजन ले, ऐसा जो लीडर है ना वो भाई एफिशिएंट होता है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड इजी टू मेक डिसीजन बाय वन ग्रुप एंड लेस टाइम टू कंज्यूमिंग, मतलब ईजिली वो किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन लेगा और टाइम कम लेगा डिसीजन लेने में। इट इज़ यूजफुल व्हेन द वर्कर आर अनश्योर ऑफ टेकिंग डिसीजन, वहाँ पे भी यूजफुल है जहाँ पे हमारे वर्किंग डिसीजन लेने में सक्षम ही नहीं है। एक्सेप्ट द लीडर टू टेल व्हाट टू डू, मतलब लीडर को ही पता है कि क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को कुछ पता ही नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है कि डज नॉट एनकरेज द इंडिविजुअल ग्रोथ, मतलब किसी एम्प्लॉय से उनके व्यू थॉट्स कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, कोई आइडियाज़ नहीं लिया जा रहा, तो उनकी कोई ग्रोथ ही नहीं होती। एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल, और जो लीडर है वो उनके पोटेंशियल को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। इमिटेटिवनेस एंड क्रिएट लेस कोऑपरेशन अमंग द मेंबर, इस तरह से जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में और एक लीडर के बीच में वहाँ पे कोऑपरेशन बहुत कम होता है। लीडर लैक्स स्पोर्टिव पावर, यहाँ पे लीडर को मतलब खुद से ही वो स्पोर्टिव पावर किसी की नहीं लेता, किसी का सपोर्ट नहीं लेता। एंड इन डिसीजन मेड विद कंसल्टेशन ऑल्दो ही मे बी करेक्ट, ठीक है, उसको सिर्फ यही लगता है कि जो डिसीजन उसने ले लिया वही सही है। लेस जॉब सेटिस्फैक्शन लीड टू लेस कमिटमेंट टू द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए अगर एम्प्लॉय अपनी जॉब की जो उनकी सेटिस्फेक्शन है उससे उनको खुशी नहीं है, वो कम सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब से, तो इस तरह के जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अचीव करने में भी सक्षम नहीं होते,
कमिट वो नहीं कर पाते कि हम इस गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनको सारी डायरेक्शन अपने बॉस की फॉलो करनी पड़ती है। वहाँ पे उनको किसी भी काम को लेके खुद से वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, डेमोक्रेटिक हमने बता दिया था, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। ये पार्टिसिपेटिव कंसल्टेटिव स्टाइल होता है लीडरशिप का। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सेंस ऑफ इक्वलिटी अमंग लीडर एंड फॉलोअर्स, दोनों मिलके काम करते हैं। ओपन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों एक दूसरे से को जो भी आइडियाज़ है उन पे खुल के बातचीत कर सकते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर एंड द ग्रुप इज़ फ्रेंडली एंड ट्रस्टिंग, दोनों के बीच में एक फ्रेंडली जो रिलेशनशिप है वो होता है और दोनों एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। लीडर वर्क थ्रू पीपल नॉट बाय डोमिनेशन बट बाय सजेशन एंड परसुएशन, मतलब यहाँ पे लीडर डोमिनेशन से काम नहीं करता। वो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि मैंने रूल बना दिया आप उसको फॉलो कीजिए, नहीं, यहाँ पे लीडर डोमिनेट नहीं होता। वो अपने जो उसके को वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका सजेशन वहाँ पे लिया जाता है। एडवांटेज क्या है इसका? एनकरेज करता है सारे एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में, तो इससे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है, हर किसी की ग्रेटर कमिटमेंट होता है कि वो जब जो एम्प्लॉय होंगे अगर उनका जॉब सेटिस्फेक्शन होगा ना भाई, तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट को फुलफिल करने में भी सक्षम होंगे। लेकिन जब कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है तो उस चीज़ का डिसएडवांटेज भी आ जाता है कि इट टेक मोर टाइम फॉर टेकिंग डिसीजन बाय द ग्रुप देन द लीडर अलोन। ठीक है, मतलब एक लीडर होता है वो तो जल्दी डिसीजन ले पाता है, लेकिन अगर वर्कर्स पे छोड़ दिया जाए कि आप सब इस पे भाई डिस्कस करके बताइए, तो वहाँ पे जो डिसीजन लेना है ना वो मुश्किल हो जाता है। फिर एक लेसेस फेयर, ये भी मैंने बताया था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप यहाँ देख लीजिए। एनकरेज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी बाय द ग्रुप मेंबर, इंडिपेंडेंटली एक्टिविटी होती है हर ग्रुप मेंबर की। ग्रुप मेंबर फ्री होते हैं, वो खुद के गोल सेट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं उन गोल को अचीव करने के लिए खुद की एक्टिविटी, एंड अलाउड टू बी ऑलमोस्ट व्हाट दे डिज़ायर, और मोस्टली वही करते हैं जो उनकी इच्छा होती है। फिर एक होती है भाई ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इन दिस द लीडर फंक्शन ओनली विद रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे जो लीडर होगा ना वो कैसे काम करेगा? सिर्फ रूल और रेगुलेशन के साथ काम करेगा। लीडर फ्लेक्सिबल नहीं होगा एंड डज नॉट लाइक टू टेक एनी रिस्क आउट ऑफ द रूल, रूल से अलग वो कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होती। एक तरह से रिजिडिटी होती है लीडरशिप के अंदर। जो रूल रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बना दिए गए ना, सिर्फ वो रूल्स ही वो फॉलो करेगा, उनसे अलग वो कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिफेंस के लीडर होते हैं, डिफेंस में जैसे आर्मी नेवी के जो लीडर होते हैं उनको पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या रूल्स हमारे लिए बनाए गए, कहाँ हमें गोली चलानी, कहाँ नहीं चलानी, तो वो चलाएंगे नहीं गोली ऐसे। ठीक है, वो उनके लिए जो रूल रेगुलेशन बना दिए वो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए अपने देश की रक्षा करते हैं। तो ये इस तरह का एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे इस तरह के लीडरशिप के? इट्स स्टाइल में डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इनका स्टाइल डिफर कर सकता है हर सिचुएशन में। इट इन्वॉल्व एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अमंग लीडर एंड ग्रुप, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, लीडर और ग्रुप मेंबर के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे ड्यूटीज़ का। फिर एक बिहेवियरल थ्योरी होती है भाई, ओहियो स्टेट स्टडी फोकस ऑन द टास्क एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द लीडर। ओहियो यूनिवर्सिटी के अंदर ये थ्योरी मतलब इस थ्योरी पे रिसर्च हुई थी, तो वहाँ पे स्टडी किया गया था। ये क्या कहते हैं? ओहियो स्टेट स्टडी फोकस करता ऑन द टास्क एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द लीडर, मतलब जो एक लीडर होता है ना उसका सोसाइटी में बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। इन्होंने 2 डायमेंशन आइडेंटिफाई किए थे लीडर के बिहेवियर के, एक था इनिशिएट स्ट्रक्चर, एक था कंसिडरेशन। इनिशिएट स्ट्रक्चर क्या था? रोल ऑफ लीडर इन डिफाइनिंग हिज हर रोल एंड रोल ऑफ ग्रुप मेंबर, मतलब यहाँ पे ये कहते हैं कि एक लीडर को पता होना चाहिए, वो डिफाइन कर पाए इजीली कि उसका रोल क्या है एक पर्टिकुलर टास्क को पाने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, और ग्रुप मेंबर का रोल यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो वो क्लियरली उसके अंदर पावर होनी चाहिए, इनिशिएट स्ट्रक्चर उसके अंदर होना चाहिए कि वो इनिशिएट कर पाए, वो डेफिनेट कर पाए कि क्या क्या रोल किसका है, मेरा क्या रोल है और मेरे फॉलोअर्स का क्या रोल है। कंसिडरेशन में क्या है? लीडर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर ग्रुप मेंबर आइडियाज़ एंड फीलिंग। अब देखिए सोशल बिहेवियर की बात हुई है ना, तो ये कहते हैं लीडर को अपने जो फॉलोअर
व्यूअर्स होते हैं उनके व्यूज़ की, उनके आइडियाज़ की, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, 2 डिफरेंट बिहेवियरल थ्योरी यहाँ से निकली थी, एक रोल थ्योरी और एक मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। मैनेजरियल ग्रिड भी एक तरह का लीडरशिप स्टाइल होता है भाई, जिसको डेवलप किया था डॉक्टर रॉबर्ट आर ब्लेक और जेन एस माउंटन ने। तो कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि मैनेजरियल ग्रिड को डिस्कवर किसने किया था, तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेन एस माउंटेन। दोनों का नाम आपको याद रखना है। बिलीव मैनेजर हैव डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल विच लीड टू 2 डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लीडरशिप। ये कहते हैं कि मतलब जो मैनेजर होते हैं ना, उनके अलग अलग लीडरशिप स्टाइल होते हैं, लेकिन जैसे ऊपर हमने बिहेवियरल थ्योरी के 2 मेन डायमेंशन पढ़े थे कि इनिशिएट स्ट्रक्चर होना चाहिए लीडर के पास और कंसिडरेशन होना चाहिए, तो इसी तरह ये थ्योरी भी 2 डायमेंशन पे बेस करती है एक लीडर को, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल। कि जो एक नेता होता है ना भाई, एक तो वो कंसर्न हो प्रोडक्शन के लिए, कि जो मैनेजर हो ना, अब वो प्रोडक्शन के लिए कंसर्न कब होगा, जब वो टास्क ओरिएंटेड होगा, जब वो काम करने पे ध्यान देगा, एंड फोकस ऑन गेटिंग रिजल्ट और अकम्प्लिशिंग द मिशन, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेके आएगा और मिशन को कंप्लीट करेगा। देखिए ज़्यादा डिटेल में आपने ये नहीं पढ़ना कि एक्स एक्सिस ग्रिड पे आएगा। जब हम नेट लेवल का पढ़ते हैं ना एजुकेशन में, जब हम नेट निकालते हैं या हमारा कॉमर्स का जो नेट होता है उसमें इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इतनी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको ये 2 डायमेंशन याद रखने हैं कि जो मैनेजरियल ग्रिड है वो 2 डायमेंशन पे वर्क करता है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल। अब देखिए कंसर्न फॉर प्रोडक्शन ये है कि एक जो मैनेजर होता है, एक जो लीडर होता है ना, वो टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, उसको काम करने पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको काम करने से कोई मतलब ही ना हो और वो लोगों से सिर्फ अपने रिलेशनशिप बनाने में लगाओ, तो ऐसा लीडरशिप स्टाइल है ना फेल हो जाता है। दूसरा वो कहता है कि कंसर्न हो पीपल के लिए, वो मतलब मैं एक तरह का ऐसा लीडर होना चाहिए जो अवॉइड करे कन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट को जो लोगों के बीच में होते हैं, और उसके फ्रेंडली रिलेशन हो उसके सबऑर्डिनेट के साथ, उसके एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये था भाई सारा हमारा लीडरशिप के बारे में। अब आ जाते हैं हम टीचर डेवलपमेंट फोरम पे, शिक्षक विकास मंच क्या होता है। देखिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रोड्यूस टीचर हु इन टर्न एजुकेट जनरेशन ऑफ पीपल एंड स्टूडेंट। सभी को पता है कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो NCTE जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करवाती है, वो अलग अलग टीचर प्रोड्यूस करती है, और वही जो टीचर बन के निकलते हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन को एजुकेट करते हैं। सो द टीचर हु ट्रांसफॉर्म द नॉलेज एंड स्किल एक्वायर्ड इन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड वर्क। फिर वही टीचर जो स्किल उन्होंने सीखी, स्कूल में सीखी भाई, कॉलेज में सीखी, यूनिवर्सिटी टाइम पे सीखी, उसी नॉलेज को वो ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, इट इज़ एन एजुकेशन प्रोग्राम विच हैज़ द पॉलिसी, प्रोसीजर एंड प्रोविजन डिजाइन टू इक्विप टीचर विद नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड स्किल अ टीचर रिक्वायर टू परफॉर्म द टास्क इफेक्टिवली इन द क्लासरूम, स्कूल एंड वाइड कम्युनिटी। हिंदी वाले स्टूडेंट आप पढ़ लेना भी नीचे से। ये क्या कहते हैं कि टीचर एजुकेशन एक प्रोग्राम है जो किसके तहत है, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती है, कुछ प्रोसीजर बनाए जाते हैं, और जहाँ पे जब टीचर को सिखाया जाता है तो वो अपने आप को इक्विप पाता है कि उसके अंदर एटीट्यूड आ गया, नॉलेज आ गई, बिहेवियर आ गया, कुछ स्किल उसने सीखी, और वो स्किल उसको आगे इन फ्यूचर हेल्प करती हैं कि वो इफ़ेक्टिवली अपने टास्क को परफॉर्म कर पाए क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, द करिकुलम ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स शुड बी अपडेटेड। मतलब जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आती हैं, जो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, इसी तरह के टीचर्स को के प्रोडक्शन की नीड भी हमें हो जाती है कि वो जो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे टीचर कितनी इफ़ेक्टिवली काम कर पाते हैं। ठीक है भाई, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी मॉनिटर पीरियोडिकली। अब उसको मॉनिटर करने की नीड क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी वो डायनामिक है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड। अब देखिए टीचर एक प्रोफेशन है, हमारी टीचिंग है वो एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन को डेवलप करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी फॉर ए टीचर इज़ मस्ट, सो इट शुड बी कंडक्ट कॉन्टीन्यूसली। तो हमें वो कॉन्टीन्यूसली
उस पर फोकस करना चाहिए डेवलप करने के लिए। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द टीचर शुड बी असेस, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द कंट्री। मतलब जो डिमांड होगी ना सोसाइटी की, उसी तरह के टीचर्स की सप्लाई हमें करनी पड़ेगी। अब देखिए जो पहले टीचर थे और जो आज के टीचर है, डिफरेंस है। जो पहले थे भाई, जो उस टाइम पे सूटेबल थे वो टीचर, लेकिन आज हमें टेक्निकल टीचर्स की नीड है, प्रैक्टिकल टीचर्स की नीड है। सारा काम हमारा ऑडियो विजुअल बेस्ड हो रहा है स्कूल्स के अंदर, तो हमें ऐसी डिमांड है, ऐसी सप्लाई हमारे टीचर्स की होनी चाहिए जो उन चीज़ों को ईजिली क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर हैंडल कर पाए। एकेडमिक सपोर्ट इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज़ एंश्योर्ड, मतलब हेल्पफुल होता है ये टीचिंग के लिए। जैसे ऑडियो विजुअल एड है, ये एक रिसोर्स है जो हमें टीचर्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और तभी वो ईजिली डायनामिक सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है भाई, आप पढ़ लेना। करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन को अपडेट करता रहना चाहिए। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी मॉनिटर, उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसकी होनी चाहिए। फिर ये कॉन्टीजेंसी थ्योरी आ गई भाई, ये लीडरशिप की ही थ्योरी है। ये कुछ एक मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी, तो आप चाहें तो इनको पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, लेकिन आने के चांसेस होते हैं, एक बार देख लेते हैं। कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, सक्सेस ऑफ लीडर इज अ फंक्शन ऑफ वेरियस कॉन्टीजेंसी इन द फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट टास्क और ग्रुप वेरिएबल। द लीडर हु आर वेरी इफेक्टिव एट वन प्लेस एंड टाइम मे बिकम अनसक्सेसफुल ईदर व्हेन ट्रांसप्लांटेड टू अनदर सिचुएशन और व्हेन द फैक्टर अराउंड देम चेंज। ये कहते हैं कॉन्टीजेंसी थ्योरी भाई सिचुएशन की बात कर रहा है, कि हो सकता है भाई कोई लीडर है, एक सिचुएशन में वो सक्सेस रहा हो, उसके आगे कोई टास्क ऐसा आया हो, ग्रुप वेरिएबल ऐसे आए हो, सबऑर्डिनेट ऐसे आए हो कि वहाँ पे जो उसकी लीडरशिप स्टाइल थी वो काम कर गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऐसी भी सिचुएशन मिल सकती है कि जहाँ पे उसका जो लीडरशिप स्टाइल है वो सक्सेस ना रहे, वो अनसक्सेसफुल रहे, अगर उसको दूसरी कोई सिचुएशन दे दी जाए। तो ये कॉन्टीजेंसी थ्योरी हमारी यही बात करती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस स्लाइड। ठीक है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना, मैंने ऐड कर दिए हैं। फिर अभी स्कूल डेवलपमेंट प्लान, देखिए स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल को डेवलप करने की नीड होती है। ऑल स्कूल वांट देयर स्टूडेंट टू सक्सीड, हर स्कूल चाहता है कि उनके जो स्टूडेंट है ना वो सक्सेस हो, बट स्कूल कैन ओनली मेक ए लास्टिंग डिफरेंस व्हेन दे फोकस ऑन स्पेसिफिक गोल एंड स्ट्रेटजी फॉर द चेंज। लेकिन स्कूल ही है जो ये चेंज ला सकता है, क्योंकि स्कूल ही फोकस करेगा गोल को अचीव करने में, और उन गोल को पाने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। स्कूल डेवलपिंग प्लानिंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच द school set goal for improvement and make decision about how and when these goal will be achieved। स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग में जो स्कूल है वही गोल सेट करेगा, वही उद्देश्य बनाएगा भाई, और वही ये डिसाइड करेगा कि इन गोल को हमें किस टाइम पे अचीव करना है, अगर हमें अपने स्कूल को डेवलप करना है तो। देखिए एक बार मैं सारा जो पैराग्राफ है वो रीड करूँगी, और हिंदी में आपको समझा दूँगी, तो टेंशन ना लें इस चीज़ की। Ultimate objective of the process is to improve student achievement level by enhancing the way curriculum is delivered। मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल डेवलपमेंट प्लान का, कि जो स्टूडेंट है उनका अचीव करने का लेवल हम हाई कर पाएँ, इस तरीके से करिकुलम को डिलीवर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लर्निंग एनहांस हो। क्रिएट करें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लर्निंग के लिए, एंड बाय इंक्रीजिंग द डिग्री टू विच पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन देयर चिल्ड्रन लर्निंग एट स्कूल एंड इन द होम। और पेरेंट्स को भी हम इस तरीके से इन्वॉल्व करें ताकि वो भी बच्चे की जो लर्निंग होती है घर पे या स्कूल में उस पर ध्यान दे पाएँ। स्कूल डेवलपमेंट प्लान में भी कॉल्ड स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान और फ्यूचर एक्शन प्लान भी इसको हम बोल सकते हैं। ये एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डॉक्यूमेंट है जो कवर करता है सारे स्कूल की एक्टिविटी और ए पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स। मतलब स्कूल डेवलपमेंट प्लान में हम एक साथ 3 ईयर का बना सकते हैं। ये एक रोड मैप होता है जो सेट करता है changes a school need to make to improve the level of student achievement and show how and when these changes will be made। ये कह रहे हैं कि एक तरह का रोड मैप है जो ये बताता है कि अगर हमें स्टूडेंट के अचीवमेंट को बढ़ाना है तो किस तरह के चेंजेस भाई हमें करने होंगे।
ठीक है, और कब वो चेंजेस हमें करने हैं। कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता प्लान के लिए। हर एक स्कूल डिज़ाइन करता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान को। SDP विल शो द क्वालिटी ऑफ स्कूल लीडरशिप एंड डायरेक्शन। इसी प्लान से पता चलता है कि स्कूल में लीडरशिप कैसी है और किस तरह की डायरेक्शन वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। अब कुछ रेगुलेटरी प्रोविज़न आए थे भाई स्कूल प्लान के लिए, जैसे RT एक्ट 2009 में इसकी बात हुई है। RT रूल्स जो 2010 में आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें भी स्कूल डेवलपमेंट प्लान की बात हुई है। ये 2 स्पेसिफिक महाराष्ट्र के लिए थे, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इन RTE एक्ट 2009, इसमें किसकी बात हुई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अथॉरिटी, पेरेंट, गार्जियन ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन सच स्कूल एंड टीचर। देखिए इसमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान की बात हुई है, आप इतना ही याद रखिए ये लाइन यहाँ से, ठीक है। RT एक्ट 2009 में सेक्शन 22 क्या कहता है, एवरी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर सब सेक्शन ऑफ 21 शेल प्रिपेयर ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो ये आपको याद रखना है, किस में बोला गया है, सेक्शन 22 में। स्कूल डेवलपमेंट प्लान सो प्रिपेयर्ड अंडर सब सेक्शन 1 शेल बी द बेस फॉर द प्लान एंड ग्रांट टू बी मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी एज द केस मे बी। अब देखिए कैसे हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर, मतलब स्कूल डेवलपमेंट प्लान में जिसका भी रोल होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सारे स्टेक होल्डर होंगे। अब इसमें मैनेजमेंट आ गई, प्रिंसिपल्स आ गए, टीचर आ गया, प्रिंसिपल आ गया, टीचर आ गया, नॉन टीचिंग स्टाफ आ गया, वहाँ का जो हमारा 4th क्लास होता है, स्टूडेंट क्लर्क होते हैं, स्टूडेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई और कम्युनिटी आ गई। ये सारे ही स्कूल डेवलपमेंट प्लान में स्टेक होल्डर होते हैं। अब है भाई डायमेंशन ऑफ ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। अब अलग अलग डायमेंशन सेट कर दिए। फिजिकल में हम क्या देखेंगे कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, और सेफ्टी मेजर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, फायर वगैरह के लिए अगर आग लग जाए तो क्या कुछ हमारे पास है। एकेडमिक में हम क्या देखेंगे, करिकुलम को प्लान करेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इवैल्यूएशन मेथड क्या सेट करेंगे, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमें क्या करानी है। पर्सनल में प्रिंसिपल, टीचर, नॉन टीचिंग और स्पोर्ट स्टाफ आ गया भाई, जो स्पोर्ट करेगा वो स्टाफ। फाइनेंशियल में जो बजटरी एलोकेशन है, कैपिटल है, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर डिक्रीजिंग एनरोलमेंट, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सोशल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन आ गया, एलुमनी एसोसिएशन करते हैं हर स्कूल, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको बुला के जो कोई मोटिवेशन लेक्चर दिलवा लिया या एग्जाम्पल दिलवा लिया बच्चों को, जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और कम्युनिटी, ये सारे हमारे स्कूल सोशल के अंदर आ जाते हैं। फिर है हाउ टू डिवाइज अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, कैसे हम इसको डिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, व्हाट इज़ आवर विजन फॉर आवर स्कूल, हमारे स्कूल के लिए हमारा विजन क्या है। हाउ वेल बेस्ड ऑन एविडेंस आर वी डूइंग, किस तरीके से हम उसको एविडेंस, हाउ वेल बेस्ड ऑन एविडेंस आर वी डूइंग, जो एविडेंस हमारे पास बेस्ड है उनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं। व्हाट मोर डू वी वांट टू अचीव इन 2 to 3 ईयर, मतलब और ज़्यादा हम क्या 2 से 3 साल में कर सकते हैं कुछ नया अचीव करने के लिए। व्हाट मस्ट वी डू टू मेक इट हैपन, ऐसा हो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, और फिर हम एक्शन लेते हैं जो भी हमें चीज़ें करनी होती हैं और उनको प्रोग्रेस में लेके आते हैं। हाउ डू वी बिगिन फॉर स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो देखिए स्कूल डेवलपमेंट प्लान हम करते हैं स्वोट एनालिसिस से। स्कूल में हम स्वोट एनालिसिस करते हैं। स्वोट की फुल फॉर्म होती है भाई एस से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से ऑर्गेनाइजेशन और T से थ्रेट। मतलब हम आइडेंटिफाई करेंगे एरिया क्या है इम्प्रूवमेंट के, फिर उस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में प्रायोरिटी एरिया देखेंगे कि सबसे पहले प्लानिंग हमें किस चीज़ के लिए करनी है, फिर सेट करते हैं गोल और टारगेट को, एंड प्रेजेंटिंग द अबाउट टू SMC, ठीक है, फॉर फर्दर एक्शन। मतलब प्रिपेयर करते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, सुपरविज़न। स्वोट एनालिसिस में देखिए पहले हम स्ट्रेंथ देखते हैं क्या है हमारे स्कूल की, फिर हम वीकनेसेस को देखते हैं, उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं और थ्रेट क्या है। तो ये स्वोट एनालिसिस
इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को खतरा है। अब देखिए भाई, स्कूल सैम्पल ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ये कुछ और हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैंने ऐड कर दी है। लेकिन जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान में मैंने बता दिया आपको क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। फिर हमारा है स्कूल कैलेंडर। स्कूल कैलेंडर क्या होता है? एक एकेडमिक टर्म है, और टर्म इज़ ए पोर्शन ऑफ एकेडमिक ईयर, द टाइम ड्यूरिंग विच एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होल्ड क्लासेस एंड शेड्यूल अडोप्ट वेरी वाइडली। ठीक है, ये एकेडमिक टर्म है। स्कूल कैलेंडर में क्या करते हैं हम, जैसे एक सेमेस्टर सिस्टम है, डिवाइड द एकेडमिक ईयर इनटू 2 टर्म, एक साल में हमने 2 सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड किए, जिसमें इतने इतने वीक हमें मिले, तो उस वीक में हम सिलेबस को डिवाइड करते हैं। ये देखते हैं कब कब छुट्टियां आएंगी, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे स्कूल कैलेंडर के अंदर होती है। एक ट्राइमेस्टर सिस्टम, डिवाइड द एकेडमिक ईयर इनटू 3 टर्म्स। ट्राइमेस्टर सिस्टम में एकेडमिक ईयर को 3 टर्म्स में हम बांट देते हैं, और हर एक में 16 हफ्ते आते हैं। क्वार्टर में अगर हम बात करें तो हम उसको 4 एकेडमिक टर्म में बांट देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को सेट करते हैं। ठीक है, वीक्स को सेट करते हैं। तो ये सारा हमारा कैलेंडर के अंदर आता है। एकेडमिक कैलेंडर देखिए, एक स्कीम, एक प्रोग्राम और एक मेथड, वर्क आउट बिफोर हैंड, जो हमारे आगे पहले से ही प्रेजेंट होता है, एंड अकम्पलिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, ए प्लान और अटैक। ये एक चार्ट है फॉर रिकॉर्डिंग फ्यूचर अपॉइंटमेंट, टास्क एंड गोल, मतलब फ्यूचर में हमें क्या क्या अपॉइंटमेंट करनी, क्या टास्क करने, क्या गोल हमारे लिए है, तो वो सब कुछ हमारा कैलेंडर में मेंशन होता है। एक जो एकेडमिक कैलेंडर होता है वो हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंट डेट्स को, किस डेट पे कौन सी एक्टिविटी होनी है, कितना टाइम उस एक्टिविटी में लगेगा, पूरे साल की जो एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सारी उसके अंदर हम डाल देते हैं। ये एक तरह का चार्ट है या सीरीज ऑफ पेजेज है जो शो करता है डेज, वीक्स एंड मंथ ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और गिविंग पर्टिकुलर सीजनल इंफॉर्मेशन। अब कुछ एडवांटेज भी है भाई एकेडमिक कैलेंडर की, किससे हमें टाइम मैनेज करना आ जाता है, एफिशिएंट होता है ये, हम इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाते हैं टाइम का और हमारे रिसोर्सेज का जो हमारे पास है। टाइमलाइन होती है हर एक एक्टिविटी के लिए, और उस टाइमलाइन से ही हम उस एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं। और क्योंकि सारी एक्टिविटी पहले से ही प्लान है तो भाई बेटर मैनेजमेंट रहती है। अटेंशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट टू एवरी सब्जेक्ट। अब देखिए हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट को लेके एक्टिविटीज़ डिसाइड की जाती है, तो वहाँ पे पार्टीशन नहीं होता, हर सब्जेक्ट को मतलब इक्वल एक तरह से प्रेफर किया जाता है, और रेगुलर और बैलेंस्ड प्रोग्रेस हर सब्जेक्ट में रहती है। प्लानिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहले से ही कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं जिनको हम इजीली क्या करके भाई प्लान करके अचीव कर सकते हैं। अब कुछ मेन फीचर रहते हैं हमारे एकेडमिक कैलेंडर के कि उसमें क्या क्या होता है। एकेडमिक सेशन के बारे में लिखा होता है, वीकली, मंथली, ईयरली जो एक्टिविटी करिकुलम से रिलेटेड हमें करनी होती है वो होते हैं। शेड्यूल होता है स्पोर्ट्स का, अदर एक्टिविटीज़ का, स्काउटिंग एंड गर्ल्स गाइड का, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के बारे में होता है, पेरेंट्स डे इन्फॉर्मेशन होती है, शेड्यूल होता है मंथली पेरेंट्स टीचर मीटिंग का। ठीक है, अब आती है भाई स्कूल असेंबली। स्कूल असेंबली में क्या करते हैं, एक बार एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फ्लोरा टी कुक की, जिन्होंने मॉर्निंग असेंबली को क्या डिफ़ाइन किया है कि जो मॉर्निंग असेंबली है ना, ये एक कॉमन मीटिंग होती है, ग्राउंड टू विच ईच ब्रिंग्स हिज ऑफरिंग, जिसमें हर कोई बच्चा अपनी ऑफरिंग्स गॉड को देता है, एंड द फ्रूट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन एंड स्टडीज ऑफ म्यूजिक, लिटरेचर एंड आर्ट डेट डिलाइट हिम, अ प्लेस वेयर ऑल कोऑपरेट फॉर द प्लेजर एंड वेल बीइंग ऑफ द ऑल। मतलब जहाँ पे सारे कोऑपरेट करके भगवान से प्रार्थना करते हैं और सबके अच्छे के लिए कामना करते हैं। अब देखिए जो नेचर होता है असेंबली का वो क्या होता है। कुछ कॉमन एक्टिविटी है जो असेंबली टाइम पे की जाती हैं, जैसे स्कूल प्रेयर है, सिंगिंग होता है, नेशनल एंथम, डिवोशनल सॉन्ग कोई है, पैट्रियोटिक सॉन्ग है वो गाए जाते हैं, रोल कॉल होता है, चेकिंग की जाती है क्लीनलीनेस की स्टूडेंट की, स्कूल यूनिफॉर्म चेक की जाती है, शॉर्ट स्पीच भी रख लेते हैं, कोई मोरल स्पीच होती है या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की कोई स्पीच होती है, या किसी गेस्ट स्पीकर को हम इनवाइट कर लेते हैं, कोई अनाउंसमेंट उस दिन के लिए होती है तो वो भी हम
मॉर्निंग असेंबली में कर देते हैं, कमेंडेशन, मास ड्रिल और डेली न्यूज़, ये सारी एक्टिविटी हमारी असेंबली के टाइम पे जाती हैं। ऑब्जेक्टिव, पर्पस और वैल्यू ऑफ स्कूल असेंबली क्या है? टू प्रोवाइड ए सोलेमन ओकेजन, डेवलप डिवोशन टू गॉड और स्पिरिचुअलिटी, बच्चों में हम एक वैल्यू डालते हैं कि वो कैसे गॉड को डिवोट करें, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी पावर को हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज़म बच्चों के अंदर डाला जाता है। सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग फेस्टिवल या डे, जो इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, जैसे वैसाखी सेलिब्रेट कर लिया। यूनिफाई द स्कूल, स्कूल को एक तरह से यूनिफाई किया जाता है। क्लियरिंग हाउस, अलग अलग हाउस बनाए जाते हैं, हाउस हेड बनाए जाते हैं जो अपनी ड्यूटी अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपनी टर्न वाइज वो अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं ड्यूरिंग असेंबली। टू फैमिलियराइज द स्टूडेंट विद द कॉमन रूल एंड आइडियल्स ऑफ स्कूल, स्कूल को एक तरह से स्कूल के बच्चों को फैमिलियराइज किया जाता है कि स्कूल के रूल्स क्या हैं, आइडियल्स क्या हैं और आपको उन्हें फॉलो करना है। हम उनके अंदर करेक्ट ऑडियंस हैबिट डालते हैं। टू गिव ड्यू रिकग्निशन टू वर्थवाइल अचीवमेंट पब्लिकली, गिव अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू फेस द ऑडियंस, मतलब जब बच्चा स्टेज पे जाके कुछ बोलता है तो उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आपको अपने ऑडियंस को फेस कैसे करना है। यहाँ वाइडन इंटरेस्ट जनरेट होता है, गुड हैबिट बच्चों के अंदर डाली जाती है, मोटिवेट स्टूडेंट को किया जाता है और जो भी जनरल अनाउंसमेंट होती हैं वो भी असेंबली के अंदर कर दी जाती है। बहुत अच्छे पॉइंट है भाई, सारे आप इनको पढ़ सकते हैं। असेंशियल फॉर आइडल असेंबली प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम शुड बी केयरफुली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, केयरफुली टाइम फिक्स होता है हर एक्टिविटी के लिए, केयरफुली प्लानिंग की जाती है और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। सफिशिएंट केयर शुड बी एक्सरसाइज टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट ऑब्जर्व डिसिप्लिनरी एटिकेट्स, डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है स्टूडेंट, ये एटिकेट्स सीख पाते हैं। असेंबली शुड नॉट बी मेड अ फोरम फॉर सेइंग अनप्लीजेंट थिंग, जो असेंबली है वो एक ऐसा फोरम होता है जहाँ पे अनप्लीजेंट थिंग्स को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट थिंग अ हेड वुड डू इन एन असेंबली टू फाइंड फॉल्ट ओपनली विद सम स्टाफ मेंबर और टू क्रिटिसाइज द एंटायर स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ द स्कूल, दिस अनप्लीजेंट एलिमेंट शुड बी अवॉइडेड। मतलब यहाँ पे ये क्या कहा है कि असेंबली टाइम पे सपोज कोई हेड है, अगर उसे स्टाफ के अंदर या स्टूडेंट के अंदर कुछ फॉल्ट मिला और उसने उस बच्चे को पूरे स्कूल के आगे क्रिटिसाइज़ कर दिया, तो आज के टाइम में भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अनप्लीजेंट एलिमेंट है इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल असेंबली क्या है, अब सेम सारी चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ ऑल फॉर्म करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ सारी स्कूल की यहाँ पे एक तरह से रिवाइज होती हैं। यूनिफाई करता है स्कूल को, इंटरप्रेट द वर्क ऑफ द स्कूल, डिज़ायरेबल वैल्यू ओरिएंटेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल के अंदर डाला जाता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चरल लाइफ, जो हमारी कल्चरल लाइफ है उसकी एक अच्छी समझ बच्चों को हो जाती है। टू रिकॉग्नाइज सुपीरियर अचीवमेंट ऑफ एनी स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ऑफ द स्कूल, थॉट फॉर द डे प्रेजेंटेड किया जाता है स्टूडेंट के थ्रू और इससे स्टूडेंट को ही इंस्पायर किया जाता है। न्यूज़ रीडिंग होती है जिससे बच्चे फेमिलियराइज होते हैं, मेन न्यूज़ क्या रहेंगी डे की। नेशनल एंथम होता है, प्लेज ली जाती है। विल डेवलप ए फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जिससे बच्चे के अंदर फील आता है कि एक हमारे देश के एकीकरण और देशभक्ति का। हेल्पफुल होता है टू एनकरेज गुड ऑडियंस बिहेवियर एंड गुड मैनर्स। ठीक है, हम एनकरेज करते हैं गुड ऑडियंस, उनका बिहेवियर और गुड मैनर्स। अब एक स्कूल टाइम टेबल भी हम बनाते हैं भाई। टाइम टेबल क्या होता है? फ्रेमवर्क टू रन द स्कूल प्रॉपरली, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जिससे स्कूल प्रॉपरली काम करे। टाइम टेबल एक मिरर होता है जो रिफ्लेक्ट करता है हमारे पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम को कि डेली डे टू डे बेस पे कैसे हम एजुकेशन प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं स्कूल के अंदर। ए टाइम टेबल कैन लिस्ट होमवर्क, स्टडी टाइम, वर्क शेड्यूल, अपॉइंटमेंट एंड अदर एक्टिविटी ऑफ द स्कूल, ये सब कुछ टाइम टेबल के अंदर होता है। ठीक है, कंप्लीट गाइडलाइंस होती है टाइम टेबल के अंदर टीचर्स के लिए कि 8 से 2 के बीच में एक टीचर को क्या क्या रोल अपना प्ले करना है स्कूल के अंदर। अब देखिए 7 तरह के टाइम टेबल होते हैं भाई। मास्टर टाइम टेबल होता है, एक क्लास वाइज टाइम टेबल होता है,
टीचर वाइज भी टाइम टेबल होता है, वैकेंट पीरियड के लिए भी टाइम टेबल होता है, गेम्स के लिए टाइम टेबल होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम टेबल होता है और होमवर्क के लिए भी टाइम टेबल होता है। तो इम्पोर्टेंस क्या होती है टाइम टेबल की कि ये इंश्योर करता है ऑर्डरली वर्क को, प्रॉपर तरीके से काम होता है, टाइम और एनर्जी बच जाती है, राइट एलोकेशन और टाइम का डिफरेंट सब्जेक्ट्स को दिया जाता है कि इतना हिंदी को देना है, इतना ही एसएस को देना है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्क का टीचर्स के ऊपर, डेवलप रेगुलरिटी रहती है, अलर्टनेस रहती है स्टूडेंट और टीचर्स को कि अब टीचर को ये पता होता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अब इस क्लास में जाना है, स्टूडेंट को ये पता होता है अब ये टीचर आएगा तो मेरे को ये बुक्स निकाल के पहले से ही रेडी रहना, तो दोनों अलर्ट रहते हैं, एक तरह से मेंटेन रहता है डिसिप्लिन और ऑर्डर। कंटेंट क्या होता है टाइम टेबल के, टाइम ऑफ बिगनिंग उसमें होती है, एंडिंग होती है स्कूल टाइम की, टाइम ऑफ बिगनिंग और एंडिंग ऑफ हर एक पीरियड की, सब्जेक्ट और एक्टिविटी ऑफर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, ये सब टाइम टेबल में होता है। नेम ऑफ द टीचर कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टीचर एंगेज होगा वो भी टाइम टेबल के अंदर मेंशन है। नेम ऑफ द टीचर और इंचार्ज ऑफ ईच डिवीज़न, हर एक टीचर हर एक डिवीज़न का इंचार्ज कौन रहेगा और टीचर कौन रहेगा, ये सारा उसके अंदर मेंशन होता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल हैं टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन के, जिसमें है पहला प्रिंसिपल ऑफ फैटिग, द बेस्ट पीरियड फॉर द फैटिग creating subject are the second and period in the monitoring and second period in the afternoon. Mother tongue and manual work do not cause much fatigue. The first and fourth period in the forenoon and first and third period in the afternoon can be set apart of these. तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ फैटिग है। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी में क्या कहते हैं, इट इज़ बेटर टू नॉट टू हैव सेम सब्जेक्ट फॉर द 2 consecutive पीरियड, मतलब 2 पीरियड तक सेम सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए। देयर शुड बी अल्ट्रेशन फॉर मेंटल एंड फिजिकल टास्क, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या कहता है, वर्क अमंग द मेंबर ऑफ स्टाफ शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्वेश्चन भी आया है भाई इस पे कि जो वर्क है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना चाहिए स्टाफ के बीच में, ठीक है। टीचर शुड बी आस्क्ड टू टीच ए सब्जेक्ट फॉर विच ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, मतलब ऐसा सब्जेक्ट टीचर को ना दे जिसमें वो क्वालिफाई ही नहीं करता। प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट और क्रिएशन क्या बोलता है, रेस्ट एंड रिक्रिएशन आर असेंशियल फॉर चिल्ड्रन, सो प्रोविजन शुड बी मेड फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन। जैसे एक पीरियड कोई फ्री दे दिया या कोई एक्टिविटी आर्ट रिलेटेड पीरियड दे दिया, तो ये इस तरीके से बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहता है, टाइम टेबल शुड बी फ्लेक्सिबल, मतलब अगर उसमें चेंजेस करने की नीड हो ना तो हम चेंजेस ईजिली कर पाए, वो बिल्कुल फिक्स ना हो, रिजिड ना हो। तो इट शुड बी डिज़ाइन टू मेक नेसेसरी चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज, सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर लें। अब देखिए मास्टर टाइम टेबल में क्या होता है ये पता होना चाहिए। दिस टाइम टेबल गिव ए कंप्लीट, करेक्ट एंड कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर ऑफ एंटायर स्कूल प्रोग्राम, ठीक है। इट इज़ कंसोलिडेट टाइम टेबल, दिस टाइम टेबल इज़ मेंट टू बी यूज्ड बाय द प्रिंसिपल, इसको यूज़ करता है ताकि वो सुपरवाइज़ कर सके हर टीचर के वर्क को, उसको ये पता हो मास्टर टाइम टेबल से कि अब इस टीचर का पीरियड कौन सी क्लास के अंदर है और क्या सब्जेक्ट वो टीच कर रहा है। तो ये इंडिकेट करता है डिटेल वर्क हर एक इंडिविजुअल टीचर का। कंबाइंड टाइम टेबल ऑफ ऑल द क्लासेस इन ए स्कूल, मतलब जो कंबाइंड टाइम टेबल होता है सारी क्लासेस का वो स्कूल के अंदर होता है, मतलब इस मास्टर टाइम टेबल के अंदर होता है। एक कॉपी ऑफ इट शुड बी केप्ट इन द प्रिंसिपल ऑफिस, एक कॉपी भाई इसकी प्रिंसिपल ऑफिस में रहती है और दूसरी स्टाफ रूम के अंदर रहती है। एक होता है भाई फिर क्लास वाइज टाइम टेबल, ये शो करता है डेली प्रोग्राम क्लास का, डिफ़ाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर एक सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट आज पढ़ाने हैं भाई हर एक क्लास के लिए। स्पेसिफाई व्हाट अ पर्टिकुलर टीचर विल टीच, एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर टीचर को क्या टीच करना है, कौन सा सब्जेक्ट टीच करना है। इट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर फॉर कंप्लीट सब्जेक्ट, इट इंडिकेट द ब्रेक एंड द पीरियड, मतलब ब्रेक किस टाइम पे होगा, पीरियड ओवर कब होगा, स्टार्ट कब होगा, और भी जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है ये क्लास वाइज टाइम टेबल में मेंशन होती है। टीचर वाइज टाइम टेबल देखिए तो दिस टाइम टेबल फोकस ऑन द टीचर ओनली, होल कोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टीचर वाइज, पूरे मतलब सारे ही कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होता है टीचर वाइज। दिस इज़ यूजफुल फॉर टीचर एज इट इंडिकेट वेयर और शी विल टीच ए सब्जेक्ट, टीचर को पता होता है कि अब मेरे को ये सब्जेक्ट कहाँ जाके पढ़ाना है। टीचर्स टाइम टेबल शुड ऑल्सो इंडिकेट ए शेड्यूल ऑफ देयर नॉन अकेडमिक ड्यूटी।
और उनकी एकेडमिक के अलावा और क्या नॉन एकेडमिक ड्यूटी हैं, कुछ और ड्यूटी भी टीचर्स को दी जा सकती है, तो वो भी टीचर टाइम टेबल में मेंशन होती हैं। ये वैकेंट पीरियड का टाइम टेबल है, तो इसको भी आप रीड कर लेना भाई, इम्पोर्टेंट है सारे। फिर है स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप में क्या क्या आता है। पेरेंट्स टीचर फोरम, पेरेंट्स टीचर फोरम में यही होता है भाई कि मतलब पेरेंट्स और टीचर को साल में कितनी बार मिलना, अगर मिलते हैं तो दोनों एक बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर पाते हैं। तो अभिभावक शिक्षक फोरम हमारा यही बोलता है। देखिए इसमें सबसे पहले स्कूल के बारे में बताया है कि स्कूल नॉर्मली एसोसिएट होता है बिल्डिंग, स्टूडेंट, करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन से। एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे टीचर एजुकेट किया जाता है स्टूडेंट को। एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। मोर एलेबोरेशन अगर हम स्कूल के बारे में देखें और ज़्यादा, तो यहाँ पे फॉर्मल इंस्ट्रक्शन बच्चों को दी जाती है जहाँ पे एक बच्चा पढ़ता है, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट बॉडी है ये, मतलब रेगुलर बच्चा वहाँ पे पढ़ने जाता है। एक प्लेस है जहाँ पे चिल्ड्रन लर्न करता है और क्वालिफाइड टीचर होते हैं। एज देयर आर लर्निंग एक्टिविटी गोइंग ऑन और सब्जेक्ट टॉट, लर्निंग एक्टिविटी रहती है, सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है और शेड्यूल्ड कार्य जो करिकुलम है उसको रेगुलरली डिलीवर किया जाता है। तो ये सारी डेफिनेशन देखो स्कूल की दी है। School have a purpose of providing education or educating the people. Activities और business going on, learning, teaching, tuition, planning, teaching और instruction, ये सारी एक्टिविटी वहाँ पे होती है। वो प्लेस है जहाँ पे एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस। एडमिनिस्ट्रेशन विद पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेट मैनेज एंड फैसिलिटेट द रनिंग ऑफ एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको मैनेज कौन करता है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए भाई कुछ जनरल प्रिंसिपल होते हैं स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप के। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए स्कूल और कम्युनिटी के बीच का, गुड विल एंड इंटरेस्ट फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कंटिन्यू प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द पार्टनरशिप, देन क्लियर एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेड गोल्स होने चाहिए, फोकस ऑन बोथ नियर एंड फार, बिग एंड स्मॉल पिक्चर, नर्चरिंग, केयरिंग एंड एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप हो इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन के बीच में, जेन्युइन पार्टनरशिप इन्वॉल्व एज मच मोर देन मियर कंट्रीब्यूशन फाइनेंस। जो जेन्युइन पार्टनरशिप होती है वहाँ पे सिर्फ फाइनेंस के अलावा और कुछ भी होता है, मतलब इससे कुछ ज़्यादा ही होता है। व्हाट इज़ पार्टनरशिप एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट, देखिए जब स्कूल और कम्युनिटी के बीच में पार्टनरशिप होती है तो हम क्या चाहते हैं, क्या उससे हमें मिले। अचीवमेंट होती है म्यूचुअल गोल की, एड्रेसिंग एंड रिमूविंग बैरियर एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, मतलब बैरियर को रिमूव करके डेवलपमेंट की जाती है और लर्निंग को एनहांस किया जाता है। कमिटमेंट एंड वॉलंटियरिंग ऑफ कम्युनिटी मेंबर फॉर इंक्रीजिंग होम स्कूल इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल, मतलब एक तरह से होम घर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है स्कूल के अंदर, क्योंकि हमने कम्युनिटी को यहाँ पे लेके आए हैं। स्कूल सर्विसेज आर मेड मोर एक्सेसिबल टू स्कूल बाय लिंकिंग द कम्युनिटी विद द स्कूल, जो स्कूल की सर्विस है वो ज़्यादा एक्सेसिबल होती है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ हमने कम्युनिटी को स्कूल के साथ जोड़ दिया। एनहांस रिसोर्स टू सपोर्ट इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड मेंटोरिंग एंड इम्प्रूव फैसिलिटी, मोर अपॉर्चुनिटी होती है स्टेक होल्डर के लिए टू ब्रॉडन रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजी एंड एनहांस केयरिंग कम्युनिटी डेट सपोर्ट ऑल यूथ एंड देयर फैमिली। improve effort and provide direction of effort to generate essential intervention, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव सेल्फ इमेज रहती है। मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट फॉर टीचिंग मिलता है, टीचिंग के लिए एक तरह से सपोर्ट मिलता है कम्युनिटी से। इन्फॉर्म्ड हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से हेल्प मिल जाती है। बेटर पेरेंटल अंडरस्टैंडिंग, शेयर पर्पस एंड बिलोंगिंगनेस और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप के। आशा करती हूँ सबको ये समझ आए होंगे। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे यूनिट 4 से ही रिलेटेड है। तो चलिए अब थ्योरी के बाद हम स्टार्ट करते हैं भाई कुछ क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 81 क्या है, इन प्रेजेंट इंडियन स्कूल कंटेक्स्ट अ टीचर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हैज़ टू बी अ, मतलब वर्तमान भारतीय शैक्षिक संदर्भ में एक प्रावर्ती शिक्षक को क्या होना चाहिए, मतलब वर्तमान को लेके बात की गई है। वैसे तो देखिए टाइम टू टाइम हमारे अलग अलग जो थे टीचर
एज अ आइडल रहे हैं, कभी आइडियलिस्ट रहे हैं, कभी रियलिस्ट, कभी नेचुरलिस्ट और कभी प्राग्मेटिस्ट। तो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो एज अ टीचर, एक टीचर को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की तरह अगर बात की गई है तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हमारी कौन सी फिलोसफी बोलती है, हमारे प्राग्मेटिस्ट वाले बोलते हैं कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट को लेके जो एक टीचर है वो एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ गुड स्कूल लीडर ऑफ अ प्राइमरी स्कूल शुड नॉट डिस्कस विद हिज हर कलीग। एक प्राथमिक स्कूल के अच्छे नेतृत्वशील अध्यापक को अपने सहकर्मियों के साथ निम्न में से किस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो ये पूछा किस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ पे अगर हम एक स्कूल की बात करें, प्राइमरी स्कूल की बात करें, तो वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होना चाहिए, हमारा ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 83 है भाई, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। अगर हम स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में बात करते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप क्या होती है, तो ये होता है भाई जब एक टीचर डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क अमंग हिज कलीग इन ए जस्टिफिएबल वे। जब एक शिक्षक अपने सहकर्मियों में न्याय संगत रूप से कोई कार्य का बंटवारा करता है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम को सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन डेवलपिंग ए स्कूल प्लान। मतलब जब हम एक स्कूल प्लान कर रहे हैं तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखिए, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लर्नर का स्कूल प्लान में कोई रिलेशन नहीं होता। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसके अंदर जीन जो होते हैं पेरेंट्स से आते हैं, मदर से फादर से इक्वल, तो यहाँ पे कोई भी रोल इसका नहीं होता। बाकी ये तीनों ही हमारे स्कूल प्लान का हिस्सा हैं, तो डी हमारा सही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी नीडेड फॉर डेवलपिंग एन एनुअल प्लान ऑफ अ स्कूल। अगर हम स्कूल का एनुअल प्लान रेडी करते हैं तो इनमें से हमें क्या नहीं चाहिए वो हमें बताना है स्टूडेंट। यहाँ पे तो देखिए, गवर्नमेंट सर्कुलर ऑन द लिस्ट ऑफ टीचर अवार्डी, मतलब पुरस्कृत शिक्षकों संबंधी सरकारी सूचना का जो स्कूल का एनुअल प्लान होता है उसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता है। बाकी ये तीनों, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एनुअल प्लान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 86 पे जाते हैं, व्हाइल फ्रेमिंग अ स्कूल टाइम टेबल जनरली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज डिफिकल्ट टू लर्न। मतलब स्कूल की समय सारणी बनाते समय सामान्यतः निम्न में से किस एक को कठिन विषय माना जाता है। तो किसको कठिन विषय माना जाता है वो हमें बताना है। तो कठिन विषय माना जाता है भाई इंग्लिश को और मैथ को, जहाँ पे उसके स्कूल टाइम के टेबल के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, मैनेजमेंट चाहे, तो वो अपने सेपरेट पीरियड या दो पीरियड वीक में या पर डे वो रखते हैं, तो वो इनको डिफिकल्ट सब्जेक्ट मानते हैं इंग्लिश और मैथ को। नेक्स्ट बात करते हैं, द अचीवमेंट डाटा ऑफ ए स्कूल में नॉट बी यूजफुल इन। जो अचीवमेंट डाटा होता है स्कूल का, मतलब जो एक उपलब्ध संबंधी आंकड़े होते हैं वो किस में सहायक नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई देखिए, डिसाइडिंग टीचिंग स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल उसमें होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अमंग टीचर, इसमें भी अचीवमेंट डाटा का फुल रिकॉर्ड है। तो सेटिंग फ्यूचर गोल ये भी है। लेकिन अगर हमें एडमिशन पॉलिसी एक फ्रेम करनी है ताकि स्कूल में न्यू स्टूडेंट्स के एडमिशन हो, तो उसमें अचीवमेंट डाटा का कोई भी यूजफुल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हु इज़ द बेस्ट एंड इनिशिएटर एज अ टीचर। एक शिक्षक के रूप में सर्वोत्तम प्रारंभकर्ता कौन है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग रोल दिए गए हैं, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा मिस्टर यादू हैज़ बीन सक्सेसफुल इन पॉजिटिवली चेंजिंग द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ ऑल हिज स्टूडेंट। जो मिस्टर यादू हैं वो अपने सभी छात्रों के आत्मविश्वास को पॉजिटिव रूप से बढ़ाने में सफल रहे हैं। तो ये एक एज अ इनिशिएटर, एज अ टीचर जो उन्होंने इनिशिएट किया, ये रोल उनका काफ़ी अच्छा था। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं 89, आइडियली द टास्क ऑफ ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान शुड बी गिवन टू। मतलब आदर्श रूप से स्कूल विकास योजना बनाने का कार्य किसे देना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई यहाँ पे ना स्टेक होल्डर जो स्कूल में होते हैं, लाइक टीचर, पेरेंट्स एंड स्कूल पास आउट्स, जो स्टूडेंट्स चले जाते हैं स्कूल को पास किए हुए जो लोग होते हैं, तो उन सभी का रोल देखिए स्कूल डेवलपमेंट प्लान में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पार्टनरशिप विद कम्युनिटी बाय स्कूल कैन बी
बेस्ट क्रिएटेड बाय, जो पार्टनरशिप होती है कम्युनिटी के साथ एक स्कूल के थ्रू, तो वो हम बेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका बेस्ट क्रिएट करने का एक तरीका क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑनरिंग ऑनेस्ट एंड गुड पीपल ऑफ द कम्युनिटी, मतलब जो समुदाय के हमारे ईमानदार और अच्छे लोग हैं उनको हम सम्मानित करें, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक स्कूल है और जो कम्युनिटी है दोनों का रिलेशनशिप भाई आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द स्कूल, मतलब जो स्कूल का संचालन है वो सुचारू रूप से होता रहे तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, उसके लिए एक प्रिंसिपल जो स्कूल का बॉस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 82, हु शुड बी द क्राइसिस मैनेजर इन स्कूल, मतलब स्कूल में अगर संकट प्रबंधक कौन होना चाहिए, मतलब संकट प्रबंधक आ जाए तो उसको संकट आ जाए तो उसको मैनेज करने वाला कौन होना चाहिए, वो भी हमारा प्रिंसिपल ही होता है। नेक्स्ट है भाई, द पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन स्कूल कैन बी प्रोवाइडेड बाय, मतलब एक सकारात्मक संगठनात्मक परिवेश हमें उपलब्ध कराना है, तो वह कैसे हम करा सकते हैं स्कूल के अंदर। तो हम अगर हमारे स्कूल के पास एक इफ़ेक्टिव लीडर है, प्रभावी नेता है, तो वहाँ पे जो हम एक स्कूल का ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है वो हम पॉजिटिव मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है उसका पर्पस क्या होता है, तो उसका पर्पस होता है भाई अपने विद्यालय की संस्कृति और अधिक समृद्ध बनाना, मतलब एनरिच द स्कूल कल्चर। अगर हम चारों में देखें तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85 है स्टूडेंट, जस्ट वेट, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल, मतलब स्कूल में जो टाइम टेबल बनाया जाता है टीचर वाइज बनाया जाता है, मास्टर टाइम टेबल होता है, क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज, तो उस टाइम टेबल का रोल क्या होता है ये हमें बताना है। तो ये होता है भाई टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब सभी मामलों में संगठित रहना। ठीक है, कोई भी ऐसा पीरियड ना हो कि जो हमने छोड़ दिया हो, सब्जेक्ट को उनके डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग उनके लिए पीरियड जो टाइम डिसाइड किया गया है पढ़ाने के लिए वो सबको प्रॉपर मिला हो, टीचर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो पीरियड का, तो ये हमारा पर्पस रहता है टाइम टेबल का स्कूल के अंदर। वाई इज़ पेरेंट टीचर एसोसिएशन रिक्वायर्ड इन स्कूल, तो पेरेंट्स और टीचर की जो एसोसिएशन होती है स्कूल के अंदर, पीटीएम होती है, तो वो ज़रूरी क्यों है, ऐसा क्या होता है उससे जो वो ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, एक जॉइंट कोलैबोरेशन होता है पेरेंट्स का एंड स्कूल्स का, एंड इससे क्या एनहांस होगा, लर्निंग एनहांस होगी, और एक बच्चे की जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, जहाँ पे कुछ शॉर्ट कमिंग पेरेंट्स को लग रही है वो डिस्कस करेगा टीचर के साथ, जहाँ टीचर को लग रही है वो डिस्कस करेगा पेरेंट्स के साथ, और दोनों के कोलैबोरेशन से जो बच्चे की ग्रोथ है वो ओवरऑल हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की, हाउ टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब एक हम बच्चों को ना प्रॉपर लर्निंग स्पेस प्रोवाइड कराएं, मतलब एक ऐसा नॉन थ्रेटनिंग बहर रहित माहौल, उनको एक स्पोर्टी माहौल क्लास के अंदर दे, तो वहाँ पे टीचिंग लर्निंग का जो है वो काफ़ी एनहांस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग इन क्लास, मतलब क्लास में अधिगम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है यहाँ वो क्या है वो हमें बताना है। तो वो हमारा रहेगा मोटिवेशन, बच्चों का मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी होता है, टाइम टू टाइम उन्हें अभिप्रेरण की नीड होती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ द टीचर विल एनहांस लर्निंग, इनमें से ऐसी कौन सी क्वालिटी है एक टीचर की जिससे लर्निंग एनहांस होती है, बढ़ जाती है, तो वो होती है इंस्पायरिंग एबिलिटी, मतलब एक टीचर अगर अपने स्टूडेंट को इंस्पायर कर पाता है तो उनसे अपने आप ऑटोमेटिक ही उनके अधिगम में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड क्वालिफिकेशन फॉर टीचर, मतलब जैसे टीचर को स्कूल में हायर किया जाता है तो उस अथॉरिटी का नाम हमसे पूछा है जो ये डिसाइड करती है कि एक टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर उसको एक पर्टिकुलर पोस्ट पे हमें बिठाना है, तो उसके लिए जो डिसाइड करेगा वो करेगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होता है वही ये चीज़ डिसाइड करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग टीचर्स कैन बी ए गुड मेंटोर, मतलब इनमें से जो कुछ हमें कुछ
आइडियाज़ दिए गए हैं, व्यू दिए गए, थॉट्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये बताया, पूछा गया है कि कौन सा टीचर इनमें से एक गुड मेंटोर हो सकता है, तो हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, अलोंग विद टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर श्रीमती चंद्रा इज लव्ड मोस्ट बाय हर स्टूडेंट। 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ श्रीमती चंद्रा को विद्यार्थी सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो वो वहाँ पे एज अ टीचर उनको गुड मेंटोर माना जा रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल प्रूव टू बी ए गुड टीम बिल्डर। इनमें से कौन सा ऐसा एक टीचर है जिसको हम एक गुड टीम बिल्डर, एक श्रेष्ठ टीम बनाने वाला शिक्षक मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, मिस्टर कापड़े हैज़ अ गुड कन्विंसिंग एबिलिटी। श्री कापड़े में जो समझाने और मनवाने की एक एबिलिटी है वो बेस्ट है, वो क्षमता उनके अंदर श्रेष्ठ है, तो वो एक गुड टीम बिल्डर के रूप में अच्छा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, द टीचर एज एन इंस्ट्रक्टर नीड टू हैव द एबिलिटी ऑफ। मतलब सभी को पता है जो शिक्षक है वो एक निर्देशक के रूप में होता है, तो उसके अंदर क्या क्षमता इन सब में से होनी चाहिए अगर वो एज अ इंस्ट्रक्टर बिहेव करता है। तो यहाँ पे भाई वर्क करे वो कोऑपरेटिवली, सहयोग पूर्वक कार्य करने वाला शिक्षक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, ए ट्रांसफॉर्मेटिव टीचर लीडर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन होम। एक परिवर्तनशील नेतृत्वशील शिक्षक से किस में अभिष्ट परिवर्तन लाने की आशा नहीं की जाती। तो किस में नहीं लाने की जाती भाई, पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, अभिभावकों में। 85 है, फॉर विजन बिल्डिंग अमंग टीचर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द मोस्ट। ठीक है, शिक्षकों को भविष्य दृष्टा बनाने में कौन एक सर्वाधिक सहायता करता है। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक सहायता करता है वो होती है फिलोसफी। किसी भी सब्जेक्ट को डिसाइड करने के लिए, कि टीचर के एक व्यू को डिसाइड करने के लिए, टीचर के एटीट्यूड को डिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है फिलोसफी, दर्शन शास्त्र जिसको हिंदी में बोला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एन इंडिकेटर ऑफ ए डेवलप्ड स्कूल। इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर डेवलप्ड स्कूल का नहीं है। तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल, ये कोई मतलब डेवलप स्कूल का इंडिकेटर नहीं है कि वहाँ तादाद तो बच्चों की भरी पड़ी है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत लो है, तो ये हमारा नहीं होगा, बाकी तीन हमारे करेक्ट होंगे। 87 है, एज पर वन व्यू ए टूल टू किल द क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर इन स्कूल इज। एक मत के अनुसार स्कूल में अधिगमकर्ताओं की सृजनशीलता को कौन नष्ट करता है। जो लर्नर की क्रिएटिविटी है उसको कौन नष्ट करता है। तो स्कूल बेल एंड टाइम टेबल, जो स्कूल की घंटी है और समय सारणी, क्योंकि जो क्रिएटिव बच्चे हैं एक पीरियड उनको क्रिएटिविटी के लिए दिया गया है, सपोज टाइम ओवर हो गया तो उनकी क्रिएटिविटी वो वहीं की वहीं रह जाती है एंड दे विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो उनकी क्रिएटिविटी है वो जीरो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग स्कूल असेंबली। जब स्कूल की असेंबली चल रही होती है तो उस टाइम पे से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको स्टूडेंट को या टीचर को अवॉइड करना चाहिए, वो हमें बताना है यहाँ पे। तो पनिशमेंट टू द लेट कमर, सपोज कोई बच्चा है लेट आया है असेंबली के अंदर, तो देर से आने वाले स्टूडेंट को एक टीचर को दंड देने का अधिकार असेंबली के टाइम पे नहीं है। अगर आप उनको कुछ पूछना चाहते कि वो लेट क्यों है, तो आफ्टर असेंबली यू कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन विद स्टूडेंट, अदरवाइज दैट टाइम इज नॉट सूटेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, एट प्राइमरी स्कूल लेवल विच टाइप ऑफ असेसमेंट हैज मोर चांस ऑफ फेलिंग। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने के अधिक आसार हैं। तो इनमें जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा सेल्फ इवैल्यूएशन, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, वो खुद का मूल्यांकन नहीं कर पाते, उनका मूल्यांकन एक टीचर के थ्रू ही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु कैन गिव अ रियलाइबल ओपिनियन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। प्राथमिक शाला के बालकों की प्रगति के बारे में कौन एक विश्वसनीय मत दे सकता है। तो एक विश्वसनीय मत किसका होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं नियर बाय हेल्थ सेंटर के, वो बच्चों की प्रगति के बारे में एक अपना विश्वसनीय, एक रियलाइबल, वो जो उनका प्रोग्रेस है उसके बारे में बता सकते हैं, उसके बारे में ओपिनियन दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ टीचर इन स्कूल। मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता में अभिवृद्धि करने में हेल्प करेगा। क्या एक टीचर के लिए ऐसा होना चाहिए। तो जो स्कूल का बॉस होता है, प्रिंसिपल होता है, अगर उसको पर्सनल मोटिवेशन, कोई टीचर अच्छा कार्य करता है तो उसको अपनी तरफ से पर्सनल मोटिवेशन उस पर्टिकुलर टीचर को देना चाहिए, जिससे उस टीचर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड। ऐसा कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी हमेशा आलोचना की जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा लेसस फेयर लीडरशिप, हस्तक्षेप नेतृत्व। मतलब एक ऐसी लीडरशिप जहां पे बॉस का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता टीचर के कार्य के दौरान, क्योंकि जब तक बॉस सख्त नहीं होता, स्ट्रिक्ट नहीं होता स्टाफ के साथ, स्टाफ कहीं ना कहीं लूज रहता है और वो अच्छा कार्य नहीं करता। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये यहाँ पे बिल्कुल भी मान्य नहीं है। नेक्स्ट है, द सक्सेस ऑफ स्कूल डिपेंड मोस्टली ऑन। एक स्कूल की सक्सेस सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है। तो जो एक डायनामिक और एक वाइब्रेंट लीडरशिप होती है, गत्यात्मक और जीवंत नेतृत्व होता है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है या बेस्ट सक्सेस है स्कूल की। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। एक स्कूल डेवलपमेंट जो प्लान तैयार किया जाता है उसका क्या रोल होता है। इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मतलब स्कूल के अंदर जो संसाधन है उनका प्रभावी और एक इष्टतम उपयोग स्कूल के अंदर होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल। स्कूल का टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे असेंशियल, सबसे ज़्यादा जरूरी प्रिंसिपल इनमें से कौन सा है भाई। तो ये रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन या पीटीए प्ले अ क्रूशियल रोल इन। किस चीज़ में इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो एक बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का मेन रोल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एनहांस लर्निंग इन क्लासरूम। इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग को बढ़ाता है क्लासरूम के अंदर। तो जो एक टीचर की तरफ से सोशियो इमोशनल सपोर्ट बच्चे को दिया जाता है तो वो क्लासरूम की लर्निंग को एनहांस करने में सक्सेसफुल है। नेक्स्ट है भाई, द लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। लर्निंग मतलब अधिगम सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो लर्निंग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। बच्चा किस एनवायरनमेंट में है और हेरिडिटी उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सबसे ज़्यादा उसकी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एनहांस लर्निंग इन क्लासरूम। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे जो लर्निंग है क्लासरूम के अंदर वो बढ़ जाती है। तो जो मॉडर्न आईसीटी टूल आजकल क्लास में एवी ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी वजह से जो क्लासरूम की लर्निंग है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 है स्टूडेंट, हाउ कुड कम्युनिटी प्रमोट लर्निंग। मतलब जो हमारा समुदाय है वो किस प्रकार से अधिगम को बढ़ावा दे सकता है। तो थ्रू कम्युनिटी सर्वे अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट। मतलब विद्यार्थियों के द्वारा किया जाने वाला सामुदायिक सर्वेक्षण के माध्यम से, कम्युनिटी सर्वे जो किया जाता है उसके थ्रू वो एनहांस कर सकता है किसको भाई, लर्निंग को। व्हाट इज एन असेंशियल क्वालिटी ऑफ ए स्कूल लीडर। स्कूल लीडर की जो एक अच्छा गुण है नेतृत्व का वो क्या होना चाहिए, वो है भाई सा बिल्डिंग, टीम निर्माण सबसे बेस्ट उनका कैरेक्टर है। विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज़ मोर इफेक्टिव। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा स्टाइल है यहाँ पे। तो वो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, जिसमें एक जो लीडर होता है वो अपने टीममेट्स को, अपने फॉलोअर्स को सिर्फ गाइड करता है, मोटिवेट करता है, ताकि वो जो स्कूल के या स्टूडेंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनकी हेल्प कर पाए। टीचर खुद यहाँ पे ऐसा करता है, एक गाइड, एक जो लीडर होता है उसकी तरफ से सिर्फ मोटिवेशन दिया जाता है उनको, टीचर्स को, और टीचर खुद ही उस चीज़ को अचीव करने में सक्सेस होते हैं। नाउ अ डेज मैनी स्कूल आर रनिंग शॉर्ट ऑफ डेस्क। इन दिनों अधिकांश विद्यालयों में निम्नांकित में से किसका अभाव है, ये हमें बताना है। तो स्कूल के अंदर एक इंस्पायरिंग स्कूल लीडर जो प्रिंसिपल होता है उसका अभाव है।
क्वेश्चन नंबर 84 है भाई, वट वुड यू सजेस्ट गुड विजन स्टेटमेंट फॉर योर स्कूल। आप अपने विद्यालय के लिए निम्नांकित में से किसे उत्तम भविष्य लक्ष्य कथन के रूप में अंगीकार किए जाने का सुझाव करेंगे। तो क्या एक गुड विजन स्टेटमेंट है स्कूल के लिए, वो हमें बतानी है यहाँ पे। तो ये है भाई, ड्रीम बिग एंड फोकस ऑन प्रोसेस रादर देन गोल। बड़े सपने देखें और लक्ष्य की बजाय अंतर्गत परिक्रम, जो प्रोसेस चल रहा है उस चीज़ को अचीव करने के लिए उस प्रोसेस पे आपको अपना फोकस रखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द स्कूल कैलेंडर, जो स्कूल का कैलेंडर बनता है उसका पर्पज़ क्या है। तो भाई उसका पर्पज़ होता है टू प्लान वैकेशन शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन इन स्कूल। ये अभी क्वेश्चन पीछे भी आया था। तो इसका रोल होता है एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो स्कूल के अंदर, फाइंड फॉल्ट, हेल्प इन, ये इसके फलस्वरूप विद्यालय में अधिगम के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सुविधा होती है। सिग्निफिकेंस क्या होता है मॉर्निंग असेंबली का स्कूल के अंदर। तो ये प्रमोट करती है वैल्यू सिस्टम, बालकों में मूल्य प्रणाली का संवर्धन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन एनहांस लर्निंग इन स्कूल। इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो लर्निंग को एनहांस करता है स्कूल के अंदर। तो वहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन होता है इसके थ्रू लर्निंग काफ़ी एनहांस होती है। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ इफेक्टिव फॉर लर्निंग, मतलब किस तरह की मोटिवेशन लर्निंग के लिए बेस्ट होती है। देखिए एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन का काफ़ी रोल होता है, लेकिन लर्निंग तभी सक्सेस होती है जब एक बच्चा या कोई भी पढ़ने वाला इंट्रिंजिक, अंदर से आंतरिक अभिप्रेरित वो बच्चा होता है, तभी वो जीवन में कुछ कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इन स्कूल। जो फीडबैक दिया जाता है, चाहे स्टूडेंट को दिया जाता है, चाहे टीचर्स को दिया जाता है प्रिंसिपल के थ्रू, तो उस फीडबैक का एक स्कूल के अंदर सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें बताना है। तो भाई ये फैसिलिटेट करता है इंट्रोस्पेक्शन टू इम्प्रूव फर्दर, कि अगर एक बच्चे के अंदर, एक टीचर के अंदर कहीं कुछ कमी रह गई है तो वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे, आत्मनिरीक्षण करे और भविष्य में उन चीज़ों का सुधार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टीचर एज अ लीडर मे नॉट बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एक टीचर एक लीडर की तरह इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड वो नहीं होता। तो एनुअल कैलेंडर प्लानिंग, वार्षिक कैलेंडर बनाने में, ठीक है। अकेडमिक पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर इज़ बेस्ट एंश्योर्ड बाय, मतलब सभी अधिगमकर्ताओं की अकेडमिक जो भागीदारी है वो सर्वोत्तम हो, वो किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है। तो भाई वो की जा सकती है टीम बिल्डिंग बेस्ड टीचिंग उनको प्रोवाइड करके। ए गुड टीचर शुड ऑलवेज बी, जो एक अच्छा टीचर होता है वो क्या होना चाहिए भाई, ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। What is not the part of instructive role of a teacher, मतलब एक अध्यापक की निर्देशात्मक भूमिका का हिस्सा इनमें से क्या नहीं है। तो इवेलुएटिंग, मतलब सरल भाषा का उपयोग करना, विस्तृत सूचना देना, शंकाओं का समाधान करना, ये तीनों ही मतलब उसके किस में आते हैं, इंस्ट्रक्टिव रोल में आते हैं, लेकिन इवेलुएशन उसके इंस्ट्रक्शन में नहीं आता। क्वेश्चन नेक्स्ट है भाई, अ स्कूल प्रिंसिपल सजेस्टेड 4 वे ऑफ विजन बिल्डिंग अमंग टीचर, विच वन यू कंसिडर द बेस्ट। मतलब एक प्रधानाध्यापक ने शिक्षकों में दृष्टिकोण निर्माण के 4 तरीके बताए, तो आपके अनुसार जो सर्वोत्तम तरीका है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो वो है रीडिंग बुक ऑन सम टॉप स्कूल, कुछ शीर्ष स्कूलों पर पुस्तक पढ़ना। Whom will you not include in creating a school development plan, एक स्कूल विकास योजना बनाने में आप किसे शामिल नहीं करेंगे वो हमें बताना है। तो किसे शामिल हम नहीं करेंगे भाई, वो आएगा ए फर्स्ट क्लास पास आउट इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूली प्रशासन में प्रथम श्रेणी में पास एक व्यक्ति को हम स्कूल योजना बनाने में शामिल नहीं करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टीचर डेवलपमेंट फोरम, इनमें से जो टीचर एक शिक्षक विकास का मंच, इनमें से कौन सा नहीं है। तो सब्जेक्ट जो क्लब बनते हैं, अलग अलग विषय को लेके जो क्लब बनाए जाते हैं, वो एक टीचर डेवलपमेंट फोरम नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
इन अ क्लास फिफ्थ टाइम टेबल, क्लास जो फिफ्थ है उसका टाइम टेबल, विच सब्जेक्ट शुड बी टॉट इन फर्स्ट पीरियड। तो क्लास फिफ्थ के टाइम टेबल में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है अगर हम टाइम टेबल के अनुसार बात करें तो कौन सा पढ़ाना चाहिए, तो सबसे पहला पीरियड इजी सब्जेक्ट का रखना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर एक एनर्जी रहे, और वो पीरियड होना चाहिए हमारा ड्राइंग का और पेंटिंग का, चित्रकला का मतलब। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में हेल्प मैक्सिमम इन डेवलपिंग थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। अगर बच्चों के अंदर हमें थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी को जगाना है तो इन सारों में से हमें क्या करना होगा, हमें भाई टीचिंग टॉपिक ऑन स्पेस साइंस, ऐसे टॉपिक को टीच करना चाहिए जो हमारे स्पेस साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहे और वो उनकी थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करने में सक्सेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्निंग कम्युनिटी। इनमें से कौन सा एक अधिगम समुदाय नहीं है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा 4, डिस्कस इन पेरेंट्स टीचर मीटिंग, अभिभावक शिक्षकों की बैठकों में चर्चा। ये हमारा क्या नहीं है, एक लर्निंग कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए बेटा, द विजन एंड फिलोसफी ऑफ ए स्कूल विल बी रिफ्लेक्टेड इन। जो विजन और एक फिलोसफी होती है स्कूल की वो किस में दिखती है, वहाँ के डेवलपमेंट प्लान में दिखती है। एक ए लीडर शुड बी, एक लीडर मतलब कैसा होना चाहिए, क्या भूमिका एक लीडर की होनी चाहिए भाई, यहाँ पे इंस्पिरेशन और डायरेक्टर, प्रेरणादायक हो और वो निर्देशक भी हो। द हेड मास्टर टू मेक प्रॉपर प्लानिंग विल टेक द हेल्प ऑफ, प्रधानाध्यापक उचित व सम्यक योजना निर्माण के लिए किसकी सहायता लेगा, तो वो सहायता लेगा भाई प्यूपिल की, स्टूडेंट की, टीचर्स की और पेरेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 84 है, द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ए स्कूल लीडर इज। तो स्कूल लीडर का सबसे फोरमोस्ट कैरेक्टर क्या होता है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मतलब उसकी संकल्प शक्ति। एज पर द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप एंड अफेक्टिव लीडर शुड, एक इफेक्टिव लीडर जो होता है वो क्या होता है, मोटिवेट करता है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में और इंस्पायर करता है पीपल को। विच इज़ द असेंशियल क्वालिटी ऑफ ए लीडर, एक लीडर की असेंशियल क्वालिटी क्या होती है भाई, कि वो दूसरों को प्रेरित करे, इंस्पायर करे। 87 क्वेश्चन कहता है, अमंग द फॉलोइंग विच वन कांट बी अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर। इनमें से कौन सी क्वालिटी एक लीडर की नहीं होती, वो हमें बताना है। तो भाई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर लीडर के अंदर नहीं होगा तो उसको फॉलो करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो विश्वास की कमी एक लीडर के अंदर नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेडमास्टर एज एन एकेडमिशियन, रोल क्या होता है हेडमास्टर का एज एन एकेडमिशियन, तो टू प्रोवाइड अकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, मतलब अकेडमिक भी वो पढ़ाए और उसका प्रशासनिक नेतृत्व भी हो। की फ्रेज ऑफ पेस सेटर लीडरशिप इज, पेस सेटर लीडरशिप का मतलब की फ्रेज क्या होगा इस लीडरशिप के लिए, तो वो रहेगा हमारा लेट्स ड्रीम बिग एंड सेट स्टैंडर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, द लीडरशिप विच एक्सरसाइज मिनिमम कंट्रोल, जिसमें मतलब बहुत कम कंट्रोल की ज़रूरत होती है, ऐसा लीडरशिप स्टाइल हमारा क्या है भाई, लेशस फेयर, हमने थ्योरी में भी पढ़ा है, तो ये है हमारा लेशस फेयर लीडरशिप। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई, आशा करती हूँ आपको इस चैप्टर की थ्योरी और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन थ्योरी आपको समझ आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।